चारों तरफ अंधेरा था और मशालों की हल्की रोशनी में सिर्फ मौत नाच रही थी। मेरा नाम रयोगा गौरीकी है और 38 साल की उम्र में आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस कमीने चेयरमैन ओगावारा ने मुझे इस खतरनाक मिशन पर भेजा था। उसने वादा किया था कि अगर मैं सफल रहा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, पर अब समझ आ रहा था कि वो इनाम नहीं बल्कि मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था। मैं यहाँ तड़प रहा था, मेरा शरीर जख्मों से भरा था और खून फर्श पर किसी ठंडे पानी की तरह बह रहा था। मेरे सामने एक विशाल और खूंखार दैत्य खड़ा था। उसने मुझे लगभग बीच से फाड़ दिया था। दर्द इतना था कि मेरी चीखें भी साथ छोड़ रही थी। मुझे लगा था कि मैं बस एक मोहरा बनकर रह गया हूँ जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं चिल्लाया कि मैं इस तरह किसी कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। तभी उस सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मुझे इन जादुई हथियारों और अजीब शक्तियों की आवाजें हमेशा से सुनाई देती थी, पर ये कुछ अलग था। उस आवाज ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो सुनाई दे रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन से भगवान हो या क्या बला हो, पर अगर तुम यहीं कहीं हो तो इस सांप जैसे दैत्य का काम तमाम करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो रहस्यमयी आवाज मुझ पर हंसने लगी। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी हालत देखो, मेरा शरीर 2 हिस्सों में बंट चुका है। उसने कहा कि अगर वो उस दैत्य को मार भी दे तो भी मैं अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं जा पाऊंगा। क्या मैं रिंगते हुए बाहर जाने की सोच रहा था? वो आवाज मुझे याद दिला रही थी कि मेरा अंत कितना बुरा और दर्दनाक होने वाला है। उसने कहा कि मुझ में गजब का हुनर था, पर शायद मैं गलत समय पर पैदा हो गया और अब मेरी सारी काबिलियत इसी अंधेरी कोठरी में दफन हो जाएगी। मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, पर शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो आवाज मुझ पर हंस रही थी और कह रही थी कि मेरा अंत आ गया है, पर उसे क्या पता कि मेरे अंदर कितनी नफरत भरी है। मुझे गुस्सा आ रहा था। ये लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या इन्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगा? सच तो ये है कि मैं कभी ऐसी जिंदगी जीना ही नहीं चाहता था। चेयरमैन ओगावारा उस इंसान ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे उसकी औकात दिखाना अब मेरा एकमात्र मकसद था। तभी उस काली छाया में वो विशाल कौवा मेरे सामने आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम में जो हुनर है उसे इस तरह खत्म करना वाकई दुख की बात होगी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम में दम है तो दुनिया के असली तख्त पर बैठकर दिखाओ। अचानक मेरे चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी काल कोठरी में नहीं बल्कि एक मेज पर सिर रखे सोया हुआ था। मैंने घबराकर अपने हाथों को देखा। वो पुराने जख्म, वो खून सब गायब था। सबसे बड़ी हैरानी तो तब हुई जब मैंने अपने पैरों को छुआ। उस दैत्य ने मुझे लगभग बीच से फाड़ दिया था, पर अब मेरे पैर बिल्कुल सही सलामत थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं सच में जिंदा हूँ या ये सब कोई सपना है? तभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं एक पुलिस स्टेशन में था। मेरे सामने खड़ा ऑफिसर गुस्से में मुझ पर चिल्ला रहा था कि मैं अपना नाम क्यों नहीं बता रहा। वो कह रहा था कि उनके पास फालतू बैठने का समय नहीं है। अरे, पर मेरा ध्यान तो उस कौवे की बात पर था। क्या ये सब उस जादुई शक्ति का कमाल था? मुझे सब कुछ साफ साफ याद था। वो मौत का मंजर, वो धोखा। ऑफिसर बार बार मेरा नाम पूछ रहा था, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। ऑफिसर अपनी ही धुन में बड़बड़ा रहा था कि नए साल की शुरुआत होते ही ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। पर मेरा ध्यान तो उस तारीख पर अटक गया था जो सामने दीवार पर लिखी थी, 1 जनवरी साल 2025। मेरा सिर चकराने लगा। क्या साल 2025? इसका मतलब ये कोई पुनर्जन्म नहीं था। मैं 15 साल पीछे अपने अतीत में लौट आया था। यकीन करना मुश्किल था, पर यह हकीकत थी। मुझे उस जादुई कौवे की आवाज फिर से सुनाई दी जो मुझे असली राजा बनने की चुनौती दे रही थी। तभी मेरे सामने खड़ी वो औरत मुझ पर चीखने लगी। वो कह रही थी कि मैं पागलों की तरह हंस क्यों रहा हूँ और उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। उस औरत को देखकर मुझे अचानक सब याद आने लगा। मेरा दिमाग बिजली की तरह दौड़ा और मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। ये वही औरत थी जिसने 15 साल पहले मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। इसका नाम अराइजुन था। मुझे याद आया कि इसके बेटे ने मुझसे पंगा लिया था और जब मैंने उसे बस थोड़ा सा धक्का दिया तो वो जानबूझकर जमीन पर ऐसे गिर गया जैसे मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा हो। उस वक्त मैं कितना बेबस था। 15 साल पहले मेरे पास न पैसा था और न ही कोई पहचान। मुझे याद है कि इस औरत ने मुझसे हट जाने के नाम पर बहुत मोटी रकम मांगी थी। उसे कम करवाने के लिए मैंने उनके सामने हाथ जोड़े थे, गिड़गिड़ाया था और उनके पैरों में गिरकर माफी तक मांगी थी। उस दिन मैंने जो अपमान सहा था उसकी आग आज भी मेरे अंदर जल रही थी। वो औरत अभी भी चिल्ला रही थी कि मैंने उसके बेटे को हाथ कैसे लगाया। उसे लग रहा था कि मैं वही पुराना डरपोक रयोगा हूँ, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने अब वो इंसान खड़ा है जो मौत को मात देकर वापस आया है। मैंने उस औरत की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया, आंटी, गलती तुम्हारे बेटे की थी। उसने खुद पंगा लिया था और ये जो तुम हर जाने के नाम पर लाखों रुपए मांग रही हो ना, ये सरासर
सरासर लूट है। सच तो ये है कि तुम जैसे अमीर लोग गरीबों का खून चूसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तुम लोगों की नीयत ही खराब है। मेरी बातें सुनकर उस लड़के के का खून उबलने लगा। उसे लगा कि वो पहले की तरह मुझे डालेगा, पर जैसे ही उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने उसे पलक झपकते ही संभाल लिया। तभी मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। मेरा शरीर 15 साल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हल्का और फुर्तीला महसूस हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अभी तक मुझे उन जादुई हथियारों की वजह से होने वाली वो जानलेवा बीमारी नहीं हुई थी जिसने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पर सबसे कमाल की बात तो अभी बाकी थी। मैंने महसूस किया कि भविष्य में 15 सालों तक जो मैंने खून पसीना बहाकर लड़ाई का तजुर्बा और मुकाबला करने की ताकत हासिल की थी, वो सब की सब मेरे इस जवान शरीर में पूरी तरह सुरक्षित थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो सीधा सीधा मेरा ही फायदा था। 15 साल का अनुभव और एक जवान तंदुरुस्त शरीर, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। कि जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था और उसकी माँ पागलों की तरह चीखने लगी। वो उसके पास दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी, मेरा बच्चा, क्या तुम ठीक हो? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? फिर वो गुस्से में आग बूला होकर पुलिस वालों की तरफ मुड़ी और चिल्लाने लगी, क्या आप लोग ये सब खड़े होकर देख रहे हैं? इसने सरेआम मेरे बेटे पर हमला किया है। ये सरासर मारपीट का मामला है। मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। इसे तो अब जेल जाना ही होगा। वो औरत बुरी तरह चिल्ला रही थी और मुझ पर केस करने की धमकियां दे रही थी। पुलिस वाले भी हैरान थे कि ये अचानक क्या हो गया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चिल्लाती रही कि उसे इंसाफ चाहिए, पर मुझे पता था कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। ये औरत पुलिस स्टेशन में जितना चाहे चिल्ला ले, पर मुझे पता था कि जल्द ही ये सब बेकार होने वाला है। एक बार जब वो जादुई हथियार यानी इवलिक्स दुनिया में आ गए, तो ये पूरी दुनिया एक ऐसा जंगल बन जाएगी जहाँ कोई कानून नहीं चलेगा। मुझे अच्छी तरह याद है साल 2025 का वो दौर। पूरी दुनिया बड़े बड़े भूकंपों से कांप उठी थी और जमीन फाड़कर रहस्यमयी पुरानी कब्रें यानी टॉम्स बाहर आने लगे थे। इन कब्रों के अंदर मिलते थे वो जादुई हथियार जिनके बारे में हमने सिर्फ पुरानी कहानियों और किस्सों में सुना था। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी। ये हथियार अपने मालिक को ऐसी जादुई शक्तियां देते थे जो इंसान की कल्पना से परे थी। उस वक्त पूरी दुनिया इन हथियारों को खोजने की दौड़ में शामिल हो गई थी। मेरी पिछली जिंदगी में भी मुझे एक ऐसी ही जादुई चीज मिली थी जो किसी पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट की थी। वो मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। उस जादुई शक्ति की वजह से मुझे दुनिया की हर कब्र और हर जादुई हथियार की गुप्त जानकारी मिल गई थी। मुझे लगा था कि अब मेरी गरीबी और लाचारी के दिन खत्म हो जाएंगे और मैं एक नई और शानदार जिंदगी की शुरुआत करूंगा। पर हकीकत बहुत कड़वी थी। चेयरमैन ओगावारा और उसकी कंपनी टीकेबीएन ने अपनी ताकत के दम पर उन कब्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जब मैं पहली बार एक कब्र के पास पहुंचा तो वहां हथियार बंद गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने साफ कह दिया कि इन कब्रों को खोदने का हक सिर्फ उनकी कंपनी के पास है। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दी। उस दिन के बाद सब बदल गया। चेयरमैन ओगावारा और उसके जैसे ताकतवर लोगों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उनके अलावा कोई और उन जादुई हथियारों तक पहुंच ही न पाए। मेरी खुदाई करने की और हथियारों को पहचानने की अनोखी काबिलियत ही मेरी दुश्मन बन गई। ओगावारा ने मेरी इसी ताकत को पहचान लिया और मुझे अपना गुलाम बना लिया। टीकेबीएम ने मेरी खुदाई करने की काबिलियत को देखते ही मुझे काम पर रख लिया था। उसके बाद मैंने चेयरमैन ओगावारा के लिए वो हर घटिया और गंदा काम किया जिसे करने से एक आम इंसान कांप जाए। तस्करी, चोरी, जासूसी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सरकार ने जिन पुरानी कब्रों के पास जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, मैं वहाँ चुपके से घुसता और जादुई हथियार यानी इविक्स चुरा कर लाता था। ओगावारा ने अपनी दौलत और ताकत का ये जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, वो सब मेरी चोरी की हुई चीजों की नींव पर टिका था। उस वक्त लोग मुझे ओगावारा का पालतू कुत्ता कहते थे। वो मेरे मुंह पर मुझे कचरा और घटिया इंसान बुलाते थे। उनका कहना था कि अगर ओगावारा का साथ न हो तो मेरी कोई औकात नहीं है। मैंने अपनी बेइज्जती का हर घूंट पिया और सब कुछ चुपचाप सहता रहा क्योंकि मुझे लगा था कि यही मेरी तरक्की का रास्ता है। पर मेरी वफादारी का इनाम क्या मिला? एक खौफनाक जाल। ओगावारा ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे पता है कि बहुत जल्द ये दुनिया एक ऐसे जंगल में बदलने वाली है जहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा बचेगा। मेरी ताकत तो बढ़ गई है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे इवलिक्स की खुदाई शुरू करने के लिए पैसों और सामान की जरूरत है। बिना तैयारी के मैं ओगावारा से नहीं जीत पाऊंगा। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने हवा में कुछ नीले रंग के अक्षर चमकने लगे। मुझे लगा शायद मुझे कोई भ्रम हो रहा है, पर वो अक्षर बिल्कुल साफ थे। ऐसा जादू सिर्फ कोई जादुई हथियार ही कर सकता था। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ऐ कौवे, बाहर निकल। मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपकर मुझे देख रहा है। ये सब क्या तमाशा है? तभी मेरे सामने एक स्टेटस विंडो खुल गई। उसमें मेरा रैंक F दिखा रहा था और साथ ही एक नई शक्ति
का नाम लिखा था, सर्च। कमाल है, उस कौवे ने मेरी जिंदगी को किसी वीडियो गेम की तरह बना दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर अब इसी सिस्टम के जरिए मुझे अपनी नई शुरुआत करनी थी। मेरी जिंदगी कोई मजाक है या फिर कोई खेल? मेरी आंखों के सामने एक जादुई खिड़की खुल गई थी जिस पर लिखा था 4 हुनर यानी स्किल्स को सक्रिय करो। अब क्या मुझे अपनी जिंदगी में मिशन और क्वेस्ट भी पूरे करने होंगे? मैं हवा में हाथ पैर मारते हुए बड़बड़ा रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे डांटते हुए चुप रहने को कहा। तभी मुझे एक बात समझ आई, ये जादुई खिड़की सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है। अचानक मुझे अपने आसपास की चीजें कुछ अलग तरह से दिखने लगी। 1 मीटर के दायरे में जो कुछ भी था वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। ये वही आर्कियोलॉजिस्ट वाली जादुई शक्ति थी जो मुझे पिछली जिंदगी में मिली थी। कमाल की बात तो ये थी कि मेरे पास वो जादुई चीज अब हाथ में नहीं थी, फिर भी उसकी शक्ति मेरे अंदर बची हुई थी। अब ये सब मेरे स्टेटस विंडो पर दिखाई देने वाला था। 4 में से 1 स्किल चालू हो चुकी है। इसका मतलब था कि अभी 3 और ऐसी जादुई शक्तियां हैं जो मेरे अंदर दबी हुई हैं। चलो, अपनी नई सल्तनत खड़ी करने के लिए मुझे शुरुआती पूंजी तो मिल गई, लेकिन मेरे मन में एक शक अभी भी था। वो कमबख्त कौवा आखिर चाहता क्या है? ये जादुई हथियार कभी भी इंसानों की भलाई के लिए काम नहीं करते। इनके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल छिपा होगा, तभी के इंसान मेरे पास आए। वो पुलिस में थे और मेरी पिछली जिंदगी में भी उन्होंने मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी किस्मत खराब थी जो मैं उस कूने लड़के के चक्कर में फंस गया। वो लड़का तो पहले से ही अपराधी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो मामला सुलझा लेंगे और मुझे छोड़ देंगे। मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा, शुक्रिया के इंसान। मेरी बात सुनते ही वो ठिठक गए। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान होकर बोले, क्या तूने मुझे शुक्रिया कहा? कहीं तेरा सिर तो नहीं टकरा गया? आज तो पहली बार एक आम इंसान की तरह बात कर रहा है। के इंसान मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ने आए। उन्हें देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। ये वही इंसान थे जिन्होंने तब मेरा ख्याल रखा था जब मेरा दुनिया में कोई नहीं था। 15 साल पहले वो कितने जवान और खुशमिजाज दिखते थे। मैंने बातों बातों में उनसे टोह लेने की कोशिश की और पूछा कि इंसान, क्या आजकल शहर में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई राक्षस दिखना या किसी के पास कोई जादुई ताकत होना? वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरा दिमाग सटक गया हो। हंसते हुए बोले, अरे क्या बकवास कर रहा है? अगर तुझे ऐसी कहानियां सुननी है तो किसी तांत्रिक के पास जा। हाँ, मेरी बीवी के पास जरूर कोई जादुई ताकत है, क्योंकि मेरा छिपाया हुआ सारा पैसा वो पल भर में ढूंढ लेती है। उनकी मजाकिया बातों से मुझे एक बात साफ हो गई कि अभी दुनिया को जादुई हथियारों यानी इवलिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। कब्रें तो बननी शुरू हो गई थी, पर उनका इस्तेमाल करना अभी किसी को नहीं आता था। मेरे पास भविष्य का ज्ञान था और इस वक्त यही मेरा सबसे बड़ा मौका था। पर एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी थी, पैसा। मुझे पता था कि सबसे शुरुआती और शक्तिशाली इवलिक्स इस वक्त यूरोप और अमेरिका की कब्रों में दबे हुए थे। वहाँ पहुँचने के लिए हवाई जहाज की टिकट चाहिए थी और मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मैं सड़क पर चल ही रहा था कि अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, ऐ गौरी की रयोगा, तू काम धाम छोड़कर यहाँ कहाँ आवारागर्दी कर रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मिल गया मेरा खजाना। मेरे सामने अराइकी खड़ा था। ये वही गुंडा और स्मगलर था जिसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके पिछली जिंदगी में मुझे बहुत जलील किया था। अराइकी अपनी बहन अराइजुन के साथ मिलकर एक छोटी सी आर्ट गैलरी चलाता है, पर असल में ये इस शहर का एक मामूली गुंडा है। 15 साल पहले जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तब मैंने इनके यहाँ काम किया था। उन दिनों मैं इनके सामने एक लाचार कुत्ते की तरह रहता था। उनकी गालियाँ और मार सिर्फ इसलिए सहता था ताकि चंद रुपए कमा सकूं। पर आज वो फिर अपनी पुरानी अकड़ दिखा रहा था। वो मेरे सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा बे? लगता है तुझे फिर से मार खानी है। उसे लगा कि एक मुक्का मारते ही मैं पहले की तरह उसके पैरों में गिर जाऊंगा, पर जैसे ही उसने हाथ उठाया मैंने उसे पलक झपकते ही धूल चटा दी। मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा, बहुत हो गया, जाकर अपनी बॉस यानी अपनी बहन को बोल देना कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। मेरा जितना भी पिछला पैसा बचा है और मेरा हर्जाना सब चुपचाप पहुँचा देना। मेरी ये हिम्मत देखकर के का दिमाग घूम गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, देख क्या रहे हो, सबके सब एक साथ इस पर टूट पड़ो। अगले ही पल वहाँ चीख पुकार मच गई। मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उन्हें मेरी परछाई तक नहीं दिखी। किसी की आंखें फोड़ी तो किसी की नाक पर ऐसा वार किया कि हड्डियां चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। वो गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और सोच रहे थे कि ये वही रयोगा है जो कभी मार खाकर चुप रहता था। मैंने उनकी हालत देखकर मन ही मन सोचा, ये वही ताकत है जो मैंने भविष्य के उन 15 सालों में खून पसीना बहाकर कमाई है। हालांकि ये जवान शरीर अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए, पर इन जैसे कचरा लोगों को सबक सिखाने के लिए इतना ही काफी था। के को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में पागल होकर अपनी तलवार निकाल ली। उसके गुंडे डर के मारे चिल्ला रहे थे, भाई तलवार मत निकालो,
अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। पर के अब अपनी सुध बुध खो चुका था। के ने जैसे ही वो तलवार निकाली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई मामूली तलवार नहीं थी, वो एक इवलिक यानी जादुई हथियार था। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस मामूली सड़क छाप गुंडे के पास ये कहां से आया। वैसे ये नामुमकिन भी नहीं था, क्योंकि कभी कभी कुछ इवलिक्स कब्रों से बाहर निकलकर इंसानों के बीच पहुंच जाते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। के ने पूरी ताकत से मुझ पर वार किया, पर उसकी हर हरकत मेरे लिए धीमी पड़ गई थी। मैंने बड़ी आसानी से उसे चकमा दिया और बिजली की फुर्ती से उसके हाथ से वो तलवार छीन ली। के हक्का बक्का रह गया। मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा, ये अब मेरा हुआ। और सुन, जादुई हथियार ऐसे नहीं बल्कि ऐसे चलाए जाते हैं। मैंने जैसे ही उस तलवार को सही तरीके से घुमाया, उसकी जादुई चमक ने के और उसके गुंडों की रूह कपा दी। वो सब के सब जमीन पर ढेर हो चुके थे। के की हालत अब वैसी ही थी जैसी 15 साल पहले मेरी हुआ करती थी, बेबस और डरा हुआ। मैंने उससे उसके बैंक का पासबुक, सारा कैश और वो पुरानी बुद्ध की मूर्ति छीन ली जो उसने तस्करी के लिए रखी थी। बाद में के ने रोते हुए अपनी बहन अराइजुन को फोन किया। जन आग बुला हो रही थी। के कांपते हुए बोला, दीदी वो रयोगा नहीं था, वो कोई और ही था। उसकी रफ्तार, उसके लड़ने का तरीका सब बदल चुका था। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जुन चिल्ला रही थी कि उसकी मूर्ति और पैसे वापस लाओ, पर के की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं उस बुद्ध की मूर्ति को लेकर कुछ दुकानदारों के पास गया, पर सबने उसे कचरा बताया। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये 5000 रुपए की भी नहीं है, इसे फेंक देना ही बेहतर है। पर मुझे पता था कि के जैसा लालची आदमी किसी बेकार चीज के लिए इतना परेशान नहीं होगा। तभी मैंने अपनी सर्च स्किल का इस्तेमाल किया और जो दिखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मूर्ति के अंदर एक अजीब सा नशीला पदार्थ छिपा हुआ था। तो ये था राय खानदान का असली काला धंधा। मेरे पास अब उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे बड़ा सबूत था। मैंने तुरंत फोन निकाला और अपने दोस्त के इंसान को मिला दिया। हेलो के इंसान, मैं रयोगा बोल रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जो अराय खानदान की जड़ें हिला देगी। अराइजुन उस वक्त फोन पर किसी से माफी मांग रही थी, शायद अपने किसी बड़े बॉस से। वो काफी डरी हुई लग रही थी। तभी के इंसान पुलिस की पूरी टीम के साथ उसके दफ्तर में घुस गए। जुन हड़बड़ा गई। उसने फोन काटा और चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या बदतमीजी है। मैं एक जरूरी फोन पर थी। के इंसान ने बिना वक्त बर्बाद किए साफ लफ्जों में कहा, अराइजुन, तुम पर नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप है। हमें खबर मिली है कि तुमने अपना सारा माल गोदामों में छिपा कर रखा है। जुन ने फौरन मासूम बनने का नाटक शुरू कर दिया। वो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए बोली, ड्रग्स? आप क्या बात कर रहे हैं? हमारा तो कला के नमूनों का कारोबार है, हम शरीफ लोग हैं। पर के इंसान को चकमा देना अब मुमकिन नहीं था। उन्होंने उसे बताया कि पुलिस को चिबा वाले गोदाम का पता चल चुका है। जुन के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसे अभी भी अपनी तिजोरियों और कमरों के डिजिटल ताले पर भरोसा था। उसने मन ही मन सोचा कि उन कमरों के गुप्त कोड यानी पासवर्ड सिर्फ उसे पता है। पर तभी के इंसान के वायरलेस पर मैसेज आया कि गोदाम की 600 कलाकृतियों की जांच हो चुकी है और उन सब में ड्रग्स मिला है। पुलिस ने सारे कमरे खोल दिए थे। जुन पागलों की तरह चिल्लाई, ये नामुमकिन है, हर कमरे का पासवर्ड अलग था। तुम लोगों ने उन्हें खोला कैसे? तभी मैंने उसे फोन मिलाया। मेरी आवाज सुनते ही उसकी चीख निकल गई, गौरी की, ये तूने किया है। मैंने हंसते हुए उसे चिढ़ाया, मैडम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर ईमानदारी से नहीं जियोगी तो यही अंजाम होगा। और हाँ, अगली बार से अपने पासवर्ड बदलते रहना, हालांकि अब तो तुम्हें जेल में ही रहना होगा। के इंसान उसे हथकड़ी लगा कर ले जाने लगे। मेरी इस एक टिप ने अराय खानदान का नामो निशान मिटा दिया था। और सबसे अच्छी बात, पुलिस की तरफ से इनाम के तौर पर मेरे खाते में पूरे 10 मिलियन येन आने वाले थे। अब मेरे पास अपनी नई जंग शुरू करने के लिए काफी पैसा था। के इंसान ने मुझे मैसेज भेजा कि फालतू खर्चे मत करना और सारे पैसे बचा कर रखना। वो वाकई बहुत फिक्रमंद थे, पर उन्हें क्या पता कि ये 10 मिलियन येन मेरी इस नई जिंदगी की पहली बड़ी जीत है। अब मेरे पास मिशन शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी आ चुकी थी। मैंने सोचा कि आज रात घर जाकर चैन की नींद सोऊंगा और कल से पूरी ताकत के साथ उन जादुई कब्रों यानी टॉम्स की तलाश शुरू करूंगा। पर जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मेरा घर था, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी याददाश्त के हिसाब से जहां मेरा आशियाना होना चाहिए था, वहां अब एक विशाल और रहस्यमयी कब्र खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने मेरा घर तबाह हो चुका था और उसकी जगह इस डरावनी कब्र ने ले ली थी। ये देखकर मैं दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, पर इतना तय था कि खेल अब उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी शुरू हो गया है। तभी मुझे वहाँ कुछ हलचल सुनाई दी। मैं अंधेरे में छिप गया और देखा कि वहाँ कुछ अजनबी लोग जमा थे। ताज्जुब की बात ये थी कि जापानी सरकार को अभी इन कब्रों के बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं था, पर विदेशी ताकतें पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी। वहाँ दो गुट आपस में उलझ रहे थे। एक तरफ लिंडा वॉकर थी, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से आई थी, और दूसरी तरफ लुई केंशी था, जो बेटो रिपब्लिक की खुदाई करने वाली टीम का लीडर था। वो दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे थे और जादुई हथियारों यानी इवलिक्स को हथियाने की बात कर रहे थे। ली कह रहा था कि लिंडा को यहाँ दखल देने की जरूरत नहीं है, जबकि लिंडा उसे सरेआम चोर बुला रही थी। दोनों ही उस कब्र के अंदर छिपे खजाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे। मैंने उनकी बातें गौर
गौर से सुनी। वो कह रहे थे कि अभी तक किसी को इस कब्र का पता नहीं चला है और वो जल्द ही यहाँ एक बड़ा धमाका करने वाले हैं ताकि रास्ता खुल सके। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत चालाक हैं, पर मैं वही साए में खड़ा उनकी हर चाल पर नजर रख रहा था। अब मजा आने वाला था। बाहर खड़े वो लोग बम धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे हंसी आ रही थी। कब्रों के साथ इस तरह की जबरदस्ती करना ये बताता था कि वहाँ कोई भी असली एक्सपर्ट नहीं है। धमाका करने से इवलिक्स को नुकसान पहुंच सकता था, पर उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। तभी मेरी नजर दीवार पर बने कुछ अजीब निशानों पर पड़ी। ये टुम्बग्लिफ्स थे, यानी जादुई हथियारों की अपनी एक गुप्त भाषा। इन कब्रों की एक खासियत होती है कि ये अपने दरवाजों और दीवारों पर अपने बारे में सब कुछ लिख देती हैं। अगर कोई इन्हें पढ़ सके तो उसे कब्र के अंदर जाने का रास्ता, उसके सारे जादुई जाल और खतरों की पूरी जानकारी मिल सकती है। शुक्र है उस कौवे के दिए हुए सिस्टम का, जिसकी मदद से मैं ये भाषा साफ साफ समझ पा रहा था। उस कौवे ने वाकई मेरी बहुत मदद की थी। मैंने उन निशानों को पढ़ा और मुझे समझ आ गया कि अंदर जाने का सही रास्ता कहाँ है। अब बस 2 और जादुई हुनर यानी स्किल्स को जगाना बाकी था। मैं चुपके से सही जगह पर पहुंचा और जैसे ही मैंने हाथ लगाया, कब्र का दरवाजा एक भारी गूंज के साथ खुल गया। बाहर खड़े लिंडा और रुई हैरान रह गए कि ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी मशीनें काम कर गई, पर उन्हें क्या पता था कि मैं उनसे पहले ही बाजी मार चुका हूँ। मैं बिना वक्त गंवाए अंदर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था, पर जादुई जाल हर तरफ बिछे थे। मैं उन निशानों की मदद से बचता हुआ गुफा के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंच गया। वहां पानी का एक बड़ा तालाब था। जैसे ही मैं किनारे पर खड़ा हुआ, पानी में हलचल हुई और एक विशाल नीला सहान बाहर निकला। वो इस कब्र का रक्षक था। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में पूछा, अब कौन है जो इस तालाब में चीजें गिराकर मुझे परेशान कर रहा है? शायद उसे लगा था कि मैं भी किसी पुराने किस्से की तरह वहाँ अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आया हूँ। मैंने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और कहा, अरे ओ रक्षक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? आंखों की जांच करवा ले। मेरी बात सुनकर वो सहान गुस्से से फुफकारने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना किससे हुआ है। उस विशाल सांप ने अपनी चाल चली। उसने मेरे सामने 2 तलवारें रखी, एक सोने की और दूसरी चांदी की। फिर उसने वही पुराना सवाल पूछा, इनमें से तुम्हारी कौन सी है? मैं मन ही मन हंसा। ये तो वही पुरानी कहानी थी, लालची लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी। उसे लगा होगा कि मैं किसी आम इंसान की तरह उसकी बातों में आ जाऊंगा। दुनिया के किसी भी कोने का इंसान इस चाल को आसानी से समझ सकता था। उसे लगा होगा कि मैं ईमानदारी का नाटक करके इनाम जीतना चाहूंगा। मैंने भी नाटक जारी रखा और कहा, इनमें से कोई भी मेरी नहीं है। सांप फुफकारा, तुम तो बहुत ईमानदार निकले। फिर उसने तीसरी तलवार दिखाई। नियम के हिसाब से अगर मैं कह देता कि ये तीसरी तलवार मेरी है तो मुझे तीनों तलवारें मिल जाती और मैं ये लेवल पार कर लेता, पर मुझे पता था कि ये सब एक बड़ा धोखा है। मैंने चिल्लाकर कहा, चुप कर, मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे पता था कि अगर मैंने ये इनाम खुशी खुशी स्वीकार किया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। ये जादुई हथियार देने के बदले मुझे एक खूंखार कातिल बना सकते थे। वो सांप हैरान रह गया कि मुझे ये सब कैसे पता। मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारी असलियत पता है। मेरी पिछली जिंदगी की यादों में अमेरिका में एक ऐसी ही घटना हुई थी। वहाँ इन सोने और चांदी के हथियारों ने अपने मालिकों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था और उन्हें एक पागल कातिल बना दिया था जिन्होंने कई बेगुनाहों की जान ले ली थी। मैं यहाँ ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने नहीं आया था और न ही मुझे तुम्हारी शर्तों पर खेलना था। मैंने फैसला कर लिया कि अब और बातें नहीं होंगी। मैंने अपनी नजरें उस असली जादुई हथियार पर जमा ली और कहा, ये अब मेरा है और मैं इसे छीन कर रहूंगा। हार मान ले और चुपचाप मेरे सामने झुक जा। मैं उस रक्षक सांप पर चिल्लाया। वो भी पूरी जान लगाकर मेरा मुकाबला कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो मुझे डरा देगा, पर उसे क्या पता कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। यहाँ मुझे एक बात साफ समझ आ रही थी। जादुई हथियारों यानी इवलिक्स को काबू करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है मेलजोल यानी उनसे दोस्ती करके उनकी मदद लेना। दूसरा है हुकूमत यानी अपनी ताकत और रसूख के दम पर उन्हें अपना गुलाम बना लेना। और तीसरा है जुड़ाव यानी मालिक और हथियार के बीच का एक गहरा रिश्ता। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि इस नई जिंदगी में मैं मिन्नतें करने का रास्ता नहीं चुनूंगा। मुझे इन हथियारों से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन पर हुकूमत करनी है। मैंने उस सांप की पकड़ और मजबूत की और साफ कह दिया, अगर तूने खुद को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुझे और तेरी इस जादुई दुनिया को यही तबाह कर दूंगा। क्या तुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? सांप की फुफकार अब डर में बदलने लगी थी। आखिरकार उसे मेरे आगे घुटने टेकने ही पड़े। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो जादुई हथियार मेरे वश में आ गया। मेरे हाथ में एक चमकती हुई शानदार सुनहरी कुल्हाड़ी थी। क्या गजब की चीज थी। तभी मेरे सामने सिस्टम की नीली खिड़की फिर से चमकी। मुझे खबर मिली कि कब्र खुदाई यानी टॉम्ब एक्सक्वेशन की जादुई स्किल भी अब सक्रिय हो चुकी है। यानी अब 4 में से 3 बुनियादी शक्तियां मेरे पास थी। बस एक और स्किल अनलॉक करनी थी और फिर मेरा पहला बड़ा मिशन पूरा हो जाता। पर तभी सिस्टम ने मुझे एक नया टाइटल यानी उपाधि दी, इवलिक्स को धमकाने वाला नीच इंसान। क्या धमकाने वाला? वो कमबख्त कौवा वाकई मेरा मजाक उड़ा रहा था। उसे लगा कि वो मुझे चिढ़ा सकता है, पर मुझे इन फालतू
फालतू नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम हो चुका था। अब मैं अपनी अगली मंजिल पर पहुंच चुका था। मेरे सामने वही तालाब था जिसके बारे में मैंने भविष्य में सुना था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। मैंने गहरी सांस ली और तालाब की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब बाहर आ जाओ, वक्त आ गया है। तालाब के किनारे खड़े वो बेवकूफ अब भी माथापच्ची कर रहे थे। लुई केंशी पागलों की तरह पानी में कुछ चीजें फेंक रहा था, क्योंकि किसी भविष्यवक्ता ने उसे कहा था कि जादुई हथियार यानी इवलिक को जगाने का यही तरीका है। मुझे उन्हें देखकर हंसी आ रही थी। बेचारों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लिंडा को भी शक होने लगा था कि बेंटो रिपब्लिक के पास कोई ऐसा इंसान है जो भविष्य देख सकता है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक एक जोरदार भूकंप आया। पूरी गुफा कांपने लगी और पत्थर गिरने लगे। मामला वाकई बहुत बिगड़ गया था और वहां से निकलना ही एकमात्र रास्ता बचा था। दूसरी तरफ शहर में अराई खानदान के गुंडों की हालत पतली हो गई थी। उनकी मालकिन जुन पकड़ी जा चुकी थी और उनका पूरा धंधा चौपट हो गया था। वो सब अब सड़क पर आ चुके थे और उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वो गुस्से में चिल्ला रहे थे कि ये सब उस रयोगा की वजह से हुआ है और वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी उनका बड़ा लीडर कुरेहान नोबोरू सामने आया। वो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता था। उसने कसम खाई कि वो रयोगा से पाई पाई का हिसाब चुकता करेगा। उसे लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है। मैंने उसी वक्त अराई के को फोन मिलाया। वो फोन उठाने में थोड़ा लेट हो गया तो मैंने उसे वही झाड़ दिया। मैंने साफ कह दिया, अगर अपनी जान प्यारी है तो तमीज से बात करना सीख ले। मैंने उसे डराकर अपने काबू में कर लिया और उसे एक नया काम सौंपा। अब ये गुंडे मेरे इशारों पर नाचने वाले थे। उधर लुई के आकाओं को खबर मिली कि उनका मिशन बुरी तरह फेल हो गया है। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके भविष्यवक्ता ने इस हार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि कोई और है जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है और उनकी चालें उनसे बेहतर जानता है। वो इंसान कोई और नहीं, मैं था। बेंटो रिपब्लिक के आकाओं को अब पसीना आ रहा था। उन्हें बाद में पता चला कि कोई जापानी लड़का उनसे हर बार बाजी मार रहा है। वो आपस में झगड़ रहे थे कि उन्हें ये जरूरी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी भविष्यवक्ता लड़की फिर से उन जादुई शब्दों को पढ़ने में गलती कर गई। पर मामला सिर्फ इतना नहीं था। एक नई भविष्यवाणी सामने आई थी जो किसी ऐसे शख्स के बारे में थी जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो दुनिया को निगलने वाला इंसान कोई और नहीं, मैं हूँ। अब मुझे चेयरमैन ओगावारा की गर्दन तक पहुँचना था। मुझे पता था कि वो लास वेगास में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े गुप्त ऑक्शन यानी नीलामी में हिस्सा लेने वाला है। उस जगह का नाम है माइडास। वहाँ जादुई हथियारों की सरेआम बोली लगती है। ओगावारा वहाँ अपना असली नाम छिपाकर जैक के मैन बनकर घूमने वाला था। वो खुद को बहुत शातिर समझता था, पर उसे नहीं पता था कि मैं उसकी हर जाली पहचान से वाकिफ हूँ। मैंने अराई के गुंडों को बुलाया और उन्हें अपना अगला मिशन बताया। मैंने साफ कह दिया, तुम लोगों को लास वेगास जाना है और उस जैक के मैन नाम के आदमी पर नजर रखनी है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच रहे थे कि एक छोटा सा गूंडा भला लास वेगास कैसे जाएगा। मैंने उनके डर को भांप लिया और ठंडे लहजे में कहा, पैसे की चिंता मत करो, ये बिजनेस डील है और मैं तुम्हें उम्मीद से ज्यादा इनाम दूंगा। खर्चे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैंने उनके सामने सीधा विकल्प रखा, या तो तुम लोग शराफत से मेरा काम करोगे या फिर पहले की तरह मार खाकर जेल जाओगे। फैसला तुम्हारा है। अब ये गुंडे मेरे मोहरे बन चुके थे और मेरा अगला खेल 7 समंदर पार लास वेगास में शुरू होने वाला था। पैसों का इंतजाम तो हो चुका था और अब वक्त था असली खेल शुरू करने का। मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें तैयार कर ली थी। अब मेरा अगला मकसद था उन जादुई हथियारों यानी इवलिक्स का शिकार करना जो दुनिया के अलग अलग कोनों में दबे पड़े थे। मुझे अच्छी तरह याद था कि इन कब्रों के पहली बार सामने आने से पहले दुनिया में कैसी अजीब घटनाएं हो रही थी। पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। मुझे याद आया कि फुकुओका शहर में एक ऐसा शख्स था जो किसी पुराने जादुई हथियार का इस्तेमाल करता था। तभी मेरी नजर अचानक भीड़ में एक आदमी पर पड़ी। कमाल है, इस बेवकूफ के पास एक इवलिक था और ये उसकी जादुई चमक यानी ओरा को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इवलिक की दुनिया में इतनी बड़ी लापरवाही का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। मुझे अभी ये तो नहीं पता था कि उसके पास कौन सा हथियार है, पर मैंने फैसला कर लिया कि इसे तो मैं ही झटकूंगा। मैं जानबूझकर उससे जा टकराया। जैसे ही हम टकराए उसकी ड्रिंक उसके महंगे कपड़ों पर गिर गई। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, क्या अंधा है, देखकर नहीं चल सकता क्या? उसने अकड़ दिखाते हुए मुझसे कपड़ों की सफाई के पैसे मांगे। वो कह रहा था कि उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके कपड़े कितने कीमती हैं। मैंने मासूम बनते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई साहब माफ कर दीजिए, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और वैसे भी आपके कपड़े इतने भी कीमती नहीं लग रहे जितना आप शोर मचा रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसका खून उबलने लगा, पर मेरा काम तो हो चुका था। मैंने बड़ी सफाई से उसकी जेब से उसका आईडी कार्ड निकाल लिया था। मैंने उसे वो कार्ड वापस करते हुए कहा, अरे शायद ये आपका गिर गया था। उस वक्त मेरे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैंने उसका क्या कीमती सामान उड़ा लिया है। मेरा यहाँ होना एक राज था और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी भनक लगे कि रयोगा वापस आ चुका है।
तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं समझ गया कि ये कोई मामूली भूकंप नहीं है, ये वही कुदरती इशारा था जिसका मुझे इंतजार था। जमीन को फाड़कर एक नई कब्र बाहर निकलने वाली थी। अब वक्त आ गया था दुनिया को ये बताने कि असली शिकारी वापस आ गया है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। भूकंप के झटके और जमीन का फटना साफ इशारा था कि एक नई कब्र यानी टॉम अब बाहर आने वाली है। उधर मेरे दुश्मनों के बीच हड़कंप मचा हुआ था। उनके भविष्यवक्ता ने साफ कह दिया था कि जिस जापानी लड़के ने उनके इवलिक्स चुराए हैं वो उनके बिल्कुल करीब है। यहाँ तक कि उस भविष्यवक्ता ने उन्हें शराब यानी साके से सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी। उन बेचारों को क्या पता कि मैंने जानबूझकर उनसे टकराकर वो ड्रिंक गिराई थी ताकि उनका ध्यान भटका सकूं और उनकी पहचान जान सकूं। ली और उसकी टीम को अब समझ आ गया था कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, पर उनके पास अब सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही भयानक मंजर उभर रहा था। ये कब्र किसी आम जादुई हथियार की नहीं थी, ये टूटी हुई तलवारों का एक कब्रिस्तान था जो साफ बता रहा था कि हम मुरामासा की कब्र के सामने खड़े हैं। मुरामासा नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये पुराने जमाने के एक मशहूर तलवारबाज और लोहार का नाम था। उसकी बनाई तलवारें अपनी बेमिसाल धार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी, पर उनके पीछे एक खौफनाक श्राप छिपा था। कहते हैं कि मुरामासा की तलवारों ने उसके अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया था, दादा, पिता और यहाँ तक कि उसके बेटे को भी उन्हीं तलवारों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये एक ऐसी श्रापित तलवार थी जिसने पूरे खानदान का खून पिया था और अब हम उसी के इलाके में थे। मुरामासा की ये कब्र इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि ये यहाँ आने वाले हर इंसान को अपना दुश्मन समझती है और सिर्फ खून मांगती है। खेल अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था और मौत का ये तांडव बस शुरू ही हुआ था। मुरामासा, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार कर। मुझे पता था कि समय कम है और मुझे जल्द से जल्द ये खेल खत्म करना होगा, पर धत तेरे की ये कब्र तो किसी भूल भुलैया जैसी थी और उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। मैंने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके मुरामासा की सही लोकेशन पता करने की कोशिश की, पर साला ये जगह इतनी बड़ी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। बिंटू रिपब्लिक के उन लोगों को पक्का पता था कि हथियार कहाँ छिपा है। काश मैंने चुपके से उनका पीछा किया होता तो अब तक मैं मुरामासा तक पहुँच चुका होता। अगर वो कमीने मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तभी मेरी नजर एक स्कूल की लड़की पर पड़ी और मेरे होश उड़ गए। वो किसी इब्लिक के कब्जे में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वो जादुई नशा साफ दिख रहा था। ये बहुत खतरनाक था क्योंकि अगर उस लड़की ने अपनी तलवार से किसी को भी जरा सा जख्मी कर दिया तो वो दूसरा इंसान भी उसी की तरह जादुई हथियार का गुलाम बन जाएगा। अगर ऐसे पागलों की तादाद बढ़ गई तो पूरी दुनिया में कत्लेआम मच जाएगा। तभी मुझे उस कब्र का एक और खौफनाक राज समझ आया। यहाँ आगे बढ़ने के लिए एक पुल बनाने का तरीका बहुत ही घटिया था। इंसानों की बलि दो और रास्ता अपने आप बन जाएगा। मैंने एक गहरे गड्ढे में झांका जहाँ कुछ लोग बेबस पड़े थे। मैंने उनसे चिल्लाकर पूछा, क्या तुम्हें यहाँ गिराकर भागने वाला शख्स बिंटू रिपब्लिक का था? उन्होंने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ। उसी ने अपनी भाषा में कोई अजीब सा गाना गाया और अचानक रास्ता खुल गया। फिर उसने हमें यहाँ नीचे धकेल दिया। अब मुझे सब समझ आ रहा था। उस लुई केंशी ने रास्ता बनाने के लिए इन मासूमों का इस्तेमाल किया था। खेल अब और भी गंदा हो चुका था और मुझे उस कमीने को सबक सिखाने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ना था। वो लोग इन मासूमों को यहाँ गड्ढे में गिराकर भाग गए थे, पर लुई को क्या पता कि मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वो अभी यहीं कहीं है तो मेरे पास उसे पकड़ने का एक आखिरी मौका था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी उस रस्सी वाली जादुई चूड़ी यानी ब्रेसलेट की तरफ देखा। अब वक्त था इसकी शक्ति आजमाने का। अचानक वो ब्रेसलेट तेजी से चमकने लगा। ये कोई मामूली रस्सी नहीं थी, ये सूरज और चांद वाले भाइयों की उस जादुई लोककथा से जुड़ी थी जो सदियों से सुनाई जा रही है। वो कहानी जहाँ एक भूखा बाघ माँ से चावल के केक यानी मोची मांगता है और अंत में दो भाइयों को बचाने के लिए आसमान से यही जादुई रस्सी नीचे आई थी। जैसे ही मैंने इस इब्लिक की शक्ति को महसूस किया, मेरी आंखों के सामने सिस्टम की खिड़की चमक उठी। बधाई हो, मेरी चौथी और आखिरी बुनियादी स्किल भी अब सक्रिय हो चुकी थी। अब मेरे पास वो चारों शक्तियां थी जिनकी मदद से मैं किसी भी कब्र को फतेह कर सकता था। बिल्कुल सही समय पर मेरा मिशन पूरा हुआ था। मैंने गड्ढे में फंसे उन लोगों की तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, वो लुई और उसके साथी कहाँ गए? उन बेचारों ने कांपते हुए उस जादुई पुल की तरफ इशारा किया जो गुफा के अंधेरे रास्ते की तरफ जा रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि लुई को कोई ऐसा शख्स रास्ता दिखा रहा है जिसके पास भविष्य देखने वाला जादुई हथियार है। ये जादुई हथियार भी क्या चीज है, कब किसके हाथ लग जाए और क्या तमाशा दिखाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उन लोगों से कहा, सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा, पर बदले में तुम्हें उस लुई को पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी। उस नीच इंसान ने तुम्हें यहाँ बलि देने के लिए फेंका था, अब उसे उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। वो लोग बदले की आग में जल रहे थे और तुरंत तैयार हो गए। मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। लुई को लग रहा था कि वो मुरामासा तक पहुँच जाएगा, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि रयोगा गौरी की उसके पीछे खड़ा है। वो मेरी बराबरी का भी नहीं था और ये बाजी तो मैं उसे देखने
से पहले ही जीत चुका था। ली और उसके सिपाही कब्र के अंदर पागलों की तरह मुरामासा को ढूंढ रहे थे, पर उनके हाथ सिर्फ टूटी फूटी तलवारें और कबाड़ लगा था। ली झुंझलाकर चिल्ला रहा था कि आखिर वो असली तलवार है कहाँ। तभी मैं साए से बाहर निकला और उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे वहाँ देखकर ली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का होकर बोला, तू यहाँ कैसे पहुँचा? मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और हंसते हुए कहा, ली तू इतनी दूर तक आ तो गया, पर इवलिक्स के बारे में तेरी जानकारी और तेरी सेना का लेवल देखकर मुझे हंसी आ रही है। तू जिस चीज को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है वो तेरे सामने होने के बावजूद तुझे नहीं दिख रही। तभी वो जादुई पल आया। कब्र के बीचों बीच से एक बैंगनी रोशनी चमकी और मुरामासा की असली तलवार मेरे सामने प्रकट हुई। उस तलवार से एक खौफनाक और भारी आवाज गूंजी, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे खोज निकाला। अगर तुम्हें मेरी जादुई ताकत चाहिए तो मुझे 10 इंसानों का ताजा खून पिलाना होगा। अगर तुमने मुझे खून नहीं पिलाया तो मैं तुम सबको हमेशा के लिए इसी कब्र में दफन कर दूंगा। वो तलवार खून की प्यासी थी। लुई और उसके सिपाही डर के मारे कांपने लगे। मुरामासा की वो आवाज सीधे रूह को कपा देने वाली थी। तलवार फिर चिल्लाई, देर मत करो, जल्दी इन इंसानों को मारो और मुझे उनकी बलि चढ़ाओ। मैंने मुस्कुराकर तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, बलि भूल जा, मैं यहाँ तेरी शर्तें मानने नहीं आया हूँ। लुई चिल्लाया, रयोगा ये तू क्या कर रहा है? इसे खून दे वरना हम सब मारे जाएंगे। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी हुकूमत यानी डोमिनेंस वाली शक्ति का इस्तेमाल किया। मैंने मुरामासा की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुन, यहाँ इम्तिहान मेरा नहीं बल्कि तेरा है। मैं तुझे खून पिलाकर नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर अपना गुलाम बनाऊंगा। मुरामासा की वो खौफनाक ऊर्जा मेरी शक्ति के सामने फीकी पड़ने लगी। वो तलवार मेरे काबू में आने के लिए तड़प उठी और आखिरकार उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ा। मैंने मुरामासा को अपने हाथ में लिया और उसकी पूरी जादुई शक्ति अब मेरी थी। ली और उसके सिपाही अब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने उन मासूमों को जिन्हें मैं बचाकर लाया था धीरे धीरे बाहर निकलने में मदद की। ली पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहा था पर अब उसकी कोई औकात नहीं बची थी। मैंने उसे वही उसके कबाड़ के साथ छोड़ दिया। ये बाजी मैं जीत चुका था। ली को लग रहा था कि वो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसला लेगा। उसने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का एक शानदार ऑफर दिया। उसने वादा किया कि मुझे मोटी सैलरी मिलेगी और उनके पास मिराई जैसा शक्तिशाली जादुई हथियार है जो भविष्य देख सकता है। पर मैं कोई नौसिखिया नहीं था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मिराई जैसा इवलिक्स सिर्फ अपने असली मालिक के इशारों पर चलता है और सासाकी युका के अलावा उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब मैंने उसे ये बात याद दिलाई तो लुई ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। उसने बड़े गर्व से कहा कि एक ऐसी कंपनी है जो इस जादुई रुकावट को दूर कर सकती है और वो कंपनी हमारे मिशन में पूरा साथ देगी। जब उसने TKBM का नाम लिया तो मेरी मुट्ठियां खींच गई। तो ये था सारा माजरा। चेयरमैन ओगावारा के हाथ यहाँ तक फैले हुए थे। वो कंपनी और बेटो रिपब्लिक के ये लोग पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे थे। मैंने लुई को एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, डील बहुत अच्छी है लुई, पर मुझे तुम्हारी या तुम्हारी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे रोकता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी जादुई ताकत से उस कब्र के रास्ते को हमेशा के लिए तबाह और सील कर दिया। पूरा ढांचा किसी पुराने कागज की तरह चरमराने लगा। ली और उसके लोग अब उसी मलबे और अपनी नाकामयाबी के बीच फंस चुके थे। मैंने उसे साफ कह दिया कि अगर अब मदद चाहिए तो जाकर उसी ओगावारा की TKBM से भीख मांगना। अगले दिन पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। कावासाकी में आए भूकंप और उस रहस्यमय इमारत के उभरने की खबरें हर न्यूज चैनल पर छाई हुई थी। टीवी पर बताया जा रहा था कि उस अजीब जगह के अंदर करीब 50 लोग फंस गए थे जहां दीवारों से जादुई हथियार निकल रहे थे। बचकर आए लोगों ने कैमरे के सामने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि वो सब बेंटो रिपब्लिक की सेना के लोग थे। अब ये मामला सिर्फ जापान तक नहीं रहा था। कोरिया और रूस जैसे देशों ने बेंटो रिपब्लिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और अमेरिकी सरकार भी इस उलझन को सुलझाने में जुट गई थी। ओगावारा का खेल अब बड़े लेवल पर शुरू हो चुका था, पर वो नहीं जानता था कि उसका असली काल यानी मैं अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुका हूँ। बेंटो रिपब्लिक के दफ्तरों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ था। न्यूज चैनल और अखबार कब्रों और उन जादुई हथियारों की खबरों से भरे पड़े थे जिससे उनकी सरकार की दुनिया भर में थू थू हो रही थी। उनके बड़े अधिकारी खुदाई टीम के मुखिया पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे कि उसने मामले को ठीक से क्यों नहीं संभाला। उस मुखिया ने डरते हुए सफाई दी कि ये सब उस जापानी लड़के यानी मेरी वजह से हुआ है। पर फिर उसने एक ऐसी बात कही जो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। उसने कहा कि अब उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिराई यानी उस भविष्य बताने वाले इवलिक की मदद से मुझे ढूंढ सकते हैं। वैसे तो मिराई सिर्फ उन्हीं को पहचान सकता है जिनसे उसका मालिक मिला हो, और चूंकि लुई मुझसे टकराया था और लुई पर पहले से ही मिराई का निशान था, इसलिए अब उनके पास मेरा एक धुंधला सा सुराग आ गया था। वो शिकारी अब मेरे पीछे पड़ने के लिए तैयार थे। इधर एक होटल के कमरे में मैं अपने जख्मों को देख रहा था। मुरामासा जैसे खूंखार हथियार को जबरदस्ती अपना गुलाम बनाने की कीमत मेरा शरीर चुका रहा था। मेरी बाहों पर वो काले और दर्दनाक निशान साफ बता रहे थे कि हुकूमत यानी डोमिनेंस का रास्ता कितना खतरनाक है। अगर आप किसी ताकतवर इवलिक का इम्तिहान पूरा
पूरा किए बिना उसे अपनी ताकत से दबाते हैं तो उसका जादुई जहर आपके शरीर को अंदर से जलाने लगता है। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ा तो मेरा शरीर ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। तभी मेरे सामने सिस्टम की वो नीली खिड़की फिर से चमक उठी। मिशन पूरा होने के इनाम का वक्त आ गया था। मेरे सामने दो विकल्प रखे गए, हुकूमत का रास्ता या जुड़ाव का रास्ता। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। एक रास्ता ताकत और डर का था और दूसरा उन जादुई शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने का। मुझे पता था कि ओगावारा को हराने के लिए मुझे और भी ज्यादा शक्ति चाहिए, पर क्या मेरा शरीर उस शक्ति का बोझ सह पाएगा? लगता है ये सिस्टम अभी भी मुझे ठीक से समझ नहीं पाया है। मेरे सामने दो रास्ते थे, पर मेरे लिए चुनाव बिल्कुल साफ था। मैं किसी के साथ तालमेल बिठाने या किसी का दिल जीतने नहीं आया हूँ। मैंने बेझिझक हुकूमत का रास्ता यानी डोमिनेंस पाथ चुन लिया। मुझे लगा था कि ये चुनाव करते ही मुझे कोई बड़ा खजाना या जादुई संदूक मिलेगा, पर मेरे हाथ में बस एक छोटी सी सफेद गोली जैसा इवलिक आया। ये किसी कंचे या कड़वी दवा जैसा लग रहा था। सिस्टम का इशारा साफ था, इसे खाना होगा। मैंने एक पल के लिए सोचा कि अगर इसे खाकर मैं मर गया तो शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैंने उसे मुंह में डाल लिया तो स्वाद इतना कड़वा था कि मेरा पूरा गला जलने लगा। पर तभी कुछ अजीब हुआ। मेरी बाहों पर मुरमासा के वो काले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे और दर्द भी खत्म हो गया। मुझे एक नई जादुई ताकत मिली, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये एक बहुत ही जबरदस्त हुनर था। अब जादुई हथियारों की वो जहरीली ऊर्जा मुझ पर बुरा असर नहीं डाल पाएगी। मैं समझ गया कि ये सब उस कौवे की ही चाल है। वो मुझे और भी ताकतवर बना रहा है, पर क्यों? क्या मुझे इतना फायदा पहुंचाने के पीछे उसका कोई अपना स्वार्थ छिपा है? तभी मुझे एहसास हुआ कि मिराइकी ने मुझे पूरी तरह ट्रैक कर लिया है। मिराइकी ये प्राचीन चीन के महान योद्धा शुगालियांग की लिखी हुई वो जादुई किताब है जो आने वाले कल का सच बता सकती है। इसकी कोई कब्र नहीं होती, ये खुद चलकर अपना मालिक चुनती है और इस बार इसने सासाकी युका को चुना है। बेंटो रिपब्लिक ने सासाकी की इस अनोखी ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और उसे हर तरह की सुख सुविधा दी। वो चाहते थे कि सासाकी उनके लिए भविष्य देख सके, पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो किताब बहुत ही कठिन और पुरानी भाषा में लिखी गई थी। बेचारी सासाकी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन मुश्किल शब्दों का सही मतलब समझ सके। इसी कमजोरी की वजह से वो किताब उसके लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक उलझन बन गई थी और मुझे पता था कि इसी बात का फायदा उठाकर मुझे सासाकी को ओगावारा के चंगुल से बचाना होगा। सासाकी युका उस जादुई किताब यानी मिराइकी की मालकिन तो बन गई थी, पर उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। उसके साथ के लोग उसे बार बार दबाव दे रहे थे कि वो भविष्यवाणियां पढ़े, पर युका के लिए वो पुरानी भाषा किसी बुरे सपने जैसी थी। वो परेशान होकर कहने लगी कि ये शब्द इतने कठिन है कि इन्हें पढ़ते ही मेरा सिर चकराने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन मुश्किल अक्षरों को कैसे समझे। हार मानकर उसके साथियों ने उसे एक नया और खतरनाक रास्ता दिखाया। उधर मैं हकाता के एक शानदार रेस्टोरेंट में बैठा सुशी का मजा ले रहा था। बाकी यहाँ का खाना लाजवाब था, पर मेरा दिमाग सिर्फ खाने में नहीं था। मुझे पता था कि दुश्मन अपनी चाल चल चुके हैं और बहुत जल्द वो मुझ पर हमला करेंगे। मैंने जानबूझकर सासाकी युका को उकसाने वाला काम किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मिराइकी जैसा जादुई हथियार अपने मालिक को खतरे की सूचना जरूर देगा। मुझे बस उनके जाल में फंसने का नाटक करना था। दुश्मन भी कम नहीं थे। उन्होंने एक शातिर प्लान बनाया। उन्हें लगा कि मुझे सासाकी युका का चेहरा नहीं पता है, इसलिए उन्होंने उसे ही वेटर बनाकर मेरे कमरे में भेजने का फैसला किया। उनका मकसद था कि युका बस मुझसे नजरें मिला ले ताकि वो जादुई किताब मुझे पूरी तरह मार्क यानी चिन्हित कर ले। एक बार ये मार्किंग पूरी हो जाती तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाता, वो मुझे ढूंढ लेते। उनके लीडर ने युका को भरोसा दिया कि घबराने की बात नहीं है, वो उसकी हिफाजत करेंगे। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सासाकी युका सुशी की ट्रे लेकर अंदर आई। वो दिखने में बहुत मासूम लग रही थी, पर मैं जानता था कि वो यहाँ क्यों आई है। उसने नर्वस होकर सुशी की प्लेट मेज पर रखी। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराया। मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जिसे पूरी दुनिया भविष्यवक्ता मानती है। खुद मिराइकी की मालकिन का मेरे पास चलकर आना उसकी बहुत बड़ी हिम्मत थी, या फिर उसकी किस्मत की सबसे बड़ी गलती। अब खेल वाकई दिलचस्प होने वाला था। बाहर खड़े उन जासूसों को लग रहा था कि सासाकी खतरे में है। जैसे ही मैंने अपनी जादुई तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी सांसें अटक गईं। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो कमरे के अंदर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। वो गिनती गिन रहे थे 1-2। उन्हें लगा कि मैं सासाकी पर वार करने वाला हूँ, पर उन्हें क्या पता कि असली शिकारी कौन है। अंदर का नजारा ही कुछ और था। सासाकी युका अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी। शायद वो कोई सोशल मीडिया का कोड वर्ड था। मुझे लगा इस लड़की का दिमाग ठिकाने तो है। इस जानलेवा माहौल में भी ये फालतू
की बातें कर रही थी, पर मेरे लिए ये सबसे बेहतरीन मौका था। बाहर बैठे एजेंटों को समझ ही नहीं आया कि कमरे के अंदर अचानक क्या हुआ। कैमरे और माइक्रोफोन सब ठप पड़ गए। मैंने बिजली की फुर्ती से युका को वहां से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही मैंने थोड़ा नर्म रुख अपनाया और उससे कहा, छोड़ो इन सबको, चलो कहीं अच्छी जगह चलते हैं। वो घबरा गई थी, पर मैं जानता था कि वो भी इन मिलिट्री वालों से तंग आ चुकी है। मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि वो लोग एक लड़की को अपनी गंदी लड़ाई में सबसे आगे खड़ा कर रहे हैं। युका की आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, क्या आप जानते हैं कि वो लोग मुझ पर 24 घंटे नजर रखते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। अब वक्त है उन्हें थोड़ा परेशान करने का। हम दोनों मिलकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। युका को अब समझ आ गया था कि मैं उसे मारने नहीं आया हूँ। उसने मुझसे नजरें मिलाई और उसे लगा कि वो मेरा भविष्य पढ़ सकती है, पर तभी उसे याद आया कि वो अपनी जादुई किताब यानी मिराई की घर पर ही छोड़ आई है। मैंने कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैंने सख्ती से उसका मोबाइल मांगा। उसने हिचकिचाते हुए मना करने की कोशिश की, पर मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप फोन मुझे दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानता? मैंने उसका फोन जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। अब ओगावारा के जासूस हमें कभी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब सासाकी युका मेरी हिफाजत में थी और मेरा असली बदला अब शुरू होने वाला था। सासाकी युका को बचाकर मैं उसे एक कैफे में ले आया था, लेकिन उसे लग रहा था कि हम किसी साधारण डेट पर हैं। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए उसे साफ कह दिया कि अपनी जादुई किताब मिराई की बाहर निकालो और अगले 1 साल की सारी भविष्यवाणियां इसमें लिख दो। वो घबरा गई और झूठ बोलने लगी कि किताब घर पर है। उसे नहीं पता था कि मैं उसकी रग-रग से वाकिफ हूँ। मैंने उसे याद दिलाया कि उसकी किताब उसके हाथ पर बने टैटू के अंदर छिपी है। जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, वो एस क्लास की जादुई किताब मेरे सामने थी। लिखते वक्त उसकी रफ्तार कम हो रही थी, लेकिन मुझे कोई दया नहीं आ रही थी। मैंने अपने हाथ पर बने उस काले जख्म को देखा और मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो दर्द याद आ गया। मुझे पता था कि इन जादुई चीजों को काबू करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी वहाँ बेंटो रिपब्लिक के सैनिक हमें पकड़ने आ धमके। ओगावारा चाहता था कि ये किताब उसे मिल जाए, लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। मैंने अपनी तलवार से उस किताब के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। किताब के टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और मुझे रेलिक डिस्ट्रॉयर का खिताब मिला। लाकर मुझे रुकने को कहा। उन्हें लग रहा था कि वो एक साधारण अपराधी को पकड़ रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने जायंट हंटर खड़ा है। तभी उन लोगों की नजर उस जादुई किताब पर पड़ी जिसे मैंने अभी अभी तबाह किया था। ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और कैसे हुआ। उसने गुस्से में मुझे वहीं खत्म करने की धमकी दी। मैंने मन ही मन सोचा, ये लोग अभी भी पुराने दौर की बंदूकों के दम पर खुद को शेर समझ रहे हैं, जबकि दुनिया अब पूरी तरह बदलने वाली थी। मैंने उनकी धमकियों का जवाब हंसी में दिया। जब उन्होंने मुझ पर बंदूकें तानी तो मैंने अपना एक सस्ता सा लेकिन मजेदार हथियार निकाला, जादुई मोची। मैंने वो मोची उनकी तरफ उछाल दिया। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, उसकी जबरदस्त खुशबू ने उन सबका दिमाग सुन्न कर दिया। वो ऑफिसर और उसके सिपाही उस मोची के लिए पागलों की तरह आपस में ही भिड़ गए। जो ऑफिसर अभी मुझे गोली मारने वाला था, वो अब अपने ही आदमियों से कह रहा था कि ये मोची उसका है। बंदूकों की जगह अब उनके हाथों में वो मिठाई थी। जब वो लोग लड़ने में व्यस्त थे, मैं वहाँ से गायब हो गया। तभी अचानक पूरी धरती कांपने लगी। ये कोई साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि इतिहास की वो सबसे खौफनाक घटना थी जिसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। ग्रेट टोम्ब का उदय। देखते ही देखते आसमान का रंग बदल गया और आलीशान इमारतें मिट्टी में मिलने लगी। लास वेगास की चकाचौंध को प्राचीन मिस्र के पिरामिडों और खंडहरों ने निगल लिया। पूरी दुनिया एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गई थी। मुझे याद आया, पिछली बार भी इसी पल के बाद दुनिया में जादुई अवशेषों यानी रेलिक्स की बाढ़ आ गई थी। अब खेल और भी बड़ा होने वाला था, क्योंकि 15 साल पहले की वो तबाही आज फिर से मेरे सामने खड़ी थी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था और उस रहस्यमय भविष्यवाणी के शब्द मेरे दिमाग में किसी पुराने जख्म की तरह गूंज रहे थे। उसमें कहा गया था कि जमीन के नीचे छाओं के एक बगीचे में फल पकने वाला है, जिससे दुनिया में तबाही की शुरुआत होगी। मैं समझ गया था कि ये इशारा लास वेगास के उस बदनाम और गुप्त ऑक्शन की तरफ था जिसे लोग माइडस के नाम से जानते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि चेयरमैन ओगावारा ताहाई से वहाँ जरूर आएगा। मेरे मुखबिरों ने मुझे बताया कि वहाँ 3 ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके नाम के शुरुआती अक्षर जे के हैं। मैंने जैसे ही लिस्ट देखी, मेरी आंखें चमक उठी। ओगावारा वही था। मुझे लगा था कि अगर वो आ रहा है तो नीलामी में कुछ बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली जादुई अवशेष होंगे। लेकिन जब मैंने नीलामी का कैटलॉग चेक किया तो मुझे गहरा झटका लगा। उस लिस्ट में एक भी गॉड क्लास रेलिक नहीं था। तो फिर उस भविष्यवाणी का क्या मतलब था? क्या मुझसे कोई चूक हो रही थी? कैटलॉग में हम्मुराबी की संहिता और शेक्सपियर के पेन जैसी कुछ अच्छी चीजें तो थी, पर वो इतनी भी खास नहीं थी कि उनके लिए कोई इतना बड़ा खतरा मोल ले। फिर भी मुझे उस नीलामी का हिस्सा बनना ही था। उस ऑक्शन में बैठने के लिए कम से कम 1 बिलियन की बोली लगाना जरूरी था। मेरे पास फिलहाल जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी। आखिर ये लास वेगास है, यहाँ पैसा तो सड़कों पर बिखरा पड़ा है, बस आपको उसे बटोरने का सही तरीका पता होना चाहिए। मैंने एक ठंडी
मुस्कान के साथ अपने साथियों की तरफ देखा। अब वक्त था दुनिया को ये दिखाने का कि रयोगा गौरी की जब कुछ पाने की ठान लेता है तो किस्मत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। मिराई की किताब को तबाह करने के बाद चेयरमैन ओगावारा के खेमे में हड़कंप मच गया था। उनके आदमियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक इंसान ने उनकी पूरी सेना को धूल चटा दी और उस जादुई किताब को भी राख कर दिया। ओगावारा को समझ आ गया था कि मेरे पास कोई मामूली ताकत नहीं है, इसलिए उसने मुझे मारने के बजाय अपनी टीम में शामिल करने का मन बना लिया। उसे लगा कि वो मुझे लालच देकर अपना गुलाम बना लेगा, पर उसे नहीं पता था कि मैं उसकी पूरी सल्तनत को उखाड़ फेंकने आया हूँ। इधर लास वेगास के कैसीनो में मेरा जलवा जारी था। मैं जिस भी मशीन पर हाथ रखता वहाँ जैकपॉट लग जाता। केंजी और मेरे बाकी साथी मेरी ये अतरंगी किस्मत देखकर दंग थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कोई जादू कर रहा हूँ या कोई बड़ी ट्रिक लगा रहा हूँ। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी और कैसीनो के मैनेजर की सिटी पिट्टी गुम हो गई। उसे शक हुआ कि मैं कोई धोखाधड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पूरे इतिहास में आज तक किसी ने लगातार इतने जैकपॉट नहीं जीते थे। मैनेजर ने हिम्मत जुटाकर मुझसे पूछताछ करने की कोशिश की। मैंने बड़ी शांति से उसे अपनी तलाशी लेने दी। जब उसने मेरी जेब से एक छोटा सा की होल्डर निकाला तो मैंने हंसकर कह दिया कि ये बस एक मामूली यादगार चीज है। उसे क्या पता था कि उसके हाथ में जो चीज थी वो असल में मेरी सुनहरी कुल्हाड़ी का बदला हुआ रूप था। ये जादुई अवशेष यानी रेलिक सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि इसमें खजाने और दौलत को अपनी तरफ खींचने की जबरदस्त शक्ति थी। मेरी मेहनत रंग ला रही थी और माइडस की नीलामी के लिए जरूरी फंड्स इकट्ठा हो रहे थे। कैसीनो में शोर और भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि मेरा वहां और रुकना मुश्किल था। मैंने अपने साथियों को इशारा किया और हम वहां से निकलने लगे। मुझे पता था कि ओगावारा के जासूस और शहर के गुंडे अब मेरी तलाश में होंगे, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा से ज्यादा उस नीलामी की फिक्र थी। खेल अब उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी था। वीआईपी गैलरी में दाखिल होते ही मुझे वही पुराना चिड़चिड़ा चेहरा दिखाई दिया, ईतो ताकोया। उसकी मौजूदगी का मतलब साफ था कि चेयरमैन ओगावारा ताहे से भी यहीं कहीं होगा, और जैसा मैंने सोचा था वो घमंडी बूढ़ा अपने लावा लश्कर के साथ वहीं मौजूद था। इस वक्त वो मुझे नहीं पहचानता था, लेकिन मुझे उसका एक एक गुनाह याद था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि आज की नीलामी में जितनी भी कीमती जादुई चीजें हैं वो सब सिर्फ मेरी होंगी। ओगावारा के लिए मैं यहाँ सिर्फ बर्बादी छोड़ूंगा। तभी केंजी ने मुझे टोका कि मेरे बैग में कुछ अजीब हलचल हो रही है। मुझे समझ आ गया कि मामला क्या है। मेरी सुनहरी कुल्हाड़ी खजाने की गंध पहचानती है, लेकिन ये चांदी की कुल्हाड़ी थी जो उन दुश्मनों को ढूंढ निकालती है जिनकी नजर मेरे खजाने पर होती है। आखिर इसे किस खतरे का एहसास हुआ था? अभी मैं कुछ सोच ही पाता कि अचानक पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। पलक झपकते ही शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया और लोगों की करोड़ों की दौलत राख होने लगी। अमीर लोग पागलों की तरह अपने मोबाइल फोन देख रहे थे, लेकिन तकनीक ने भी साथ छोड़ दिया था। फोन बंद हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिख रहा था। तभी मेरी नजर उस रहस्यमयी औरत पर पड़ी, आयरीन होल्टन। बड़े घराने की ये लड़की असल में एक चलती फिरती आपदा थी। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से याद आया कि इसके पास गॉटलास का जादुई अवशेष है। जो कोई भी इसके करीब आता है वो पूरी तरह कंगाल हो जाता है। लोग इसे बर्बादी की रानी कहते थे और आज यहाँ की तबाही इसी के आने का संकेत थी। खेल अब और भी बड़ा होने वाला था, क्योंकि 15 साल पहले की वो सबसे खौफनाक ताकत मेरे ठीक सामने खड़ी थी। दुनिया उसे किस्मत की धनी समझती थी, लेकिन मुझे पता था कि आयरीन होल्टन असल में क्या है। भविष्य में उसे बर्बादी की रानी कहा जाता था। उसके पास मौजूद उस गॉटलास जादुई अवशेष की वजह से उसके करीब रहने वाले हर इंसान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था। लोग कंगाल हो जाते थे, कंपनियां डूब जाती थीं और लोग रहस्यमयी बीमारियों का शिकार होने लगते थे। मेरे लिए इस वक्त सबसे अक्लमंदी का काम यही था कि मैं उससे कोसों दूर रहूं। मैंने केजी और अपने साथियों को तुरंत सामान समेटने और वहां से निकलने का इशारा किया। मुझे इस मनहूसियत के साए में एक पल भी नहीं रुकना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी हम मुड़े ही थे कि आयरीन ने मुझे आवाज दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वही इंसान हूँ जिसने कैसीनो में लगातार इतने सारे जैकपॉट जीते हैं। उसे लगा कि मेरे पास किस्मत को काबू करने का कोई गुप्त राज है और वो वही राज मुझसे उगलवाना चाहती थी। मैंने बहुत ही रूखे अंदाज में उसे टालने की कोशिश की और कहा कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, पर मेरे ये बेवकूफ साथी केंजी और बाकी लड़कों को लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की खुद चलकर मुझसे बात करने आई है और मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। केंजी तो जैसे अपना होश ही खो बैठा। वो बीच में कूद पड़ा और आयरीन को बड़े प्यार से समझाने लगा कि अगर वो चाहे तो वो उससे सारे राज बता सकता है। हद तो तब हो गई जब उसने आयरीन को साथ में खाना खाने का ऑफर दे डाला। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस लड़की को रिझाने की कोशिश कर रहा है वो असल में उसकी बर्बादी का परवाना लेकर आई है। मुझे समझ आ गया था कि मामला अब मेरे हाथ से बाहर निकल रहा है। मैनेजर और भीड़ से पीछा छुड़ाकर मैं बाहर निकल ही रहा था कि उस लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। आयरीन होल्टन, जिसे दुनिया बर्बादी की रानी के नाम से जानती
थी। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो मुझसे बस 5 मिनट का वक्त मांग रही थी। केंजी और बाकी लोग तो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो रहे थे, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कड़क आवाज में पूछा कि आखिर उसे क्या चाहिए और क्या उसे अंदाजा भी है कि उसकी वजह से वहाँ क्या तमाशा हुआ है। उसने बड़ी मासूमियत से माफी मांगी और कहने लगी कि उसे अपनी इस मनहूसियत का एहसास है। वो दुखी थी कि उसके पास रहने वाले लोग हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी किस्मत बदलना चाहती है ताकि दूसरों को खुशियां दे सके। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ये वही औरत है जिसने भविष्य में बड़ी बड़ी कंपनियों को दिवालिया कर दिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। क्या वो मेरे सामने नाटक कर रही थी? आयरीन ने मुझसे वो राज पूछा जिससे मैं कैसीनो में बार बार जीत रहा था। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो इसके बदले मुझे मुंह मांगी कीमत देगी। उसका अंदाज उस बर्बादी की रानी से बिल्कुल अलग था जिसे मैं जानता था। तभी अचानक मेरे सामने एक जादुई स्टेटस विंडो खुली। एक चेतावनी चमक रही थी कि मैं किसी बहुत ही खतरनाक गॉटलास रेले के घेरे में हूँ। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी रेजिस्टेंस यानी सहने की शक्ति खुद ब खुद बढ़ने लगी। मुझे याद आया कि ये उस चांदी की जादुई गोली का असर था जिसे मैंने कुछ समय पहले निगला था। आयरीन की वो काली और मनहूस जादुई ऊर्जा उस गोली की शक्ति को और भी सक्रिय कर रही थी। यानी उसके पास रहना मेरे लिए कोई खतरा नहीं बल्कि एक मौका था। अब मेरा इरादा बदल गया। अगर उसके पास रहने से मेरी ताकत और बढ़ने वाली थी तो उसे दूर भगाने का कोई मतलब नहीं था। अब ये लड़की मेरे लिए एक जीती जागती ट्रेनिंग मशीन बन चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि अगर ये लड़की मेरे साथ रही तो नीलामी में मेरे प्रतिद्वंद्वियों की शामत आ जाएगी। आयरीन की मनहूसियत मेरे दुश्मनों के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। मैंने उसे अपनी योजना में शामिल करने के लिए चाल चली और बड़े सलीके से कहा कि फिलहाल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन हमें एक ही जगह जाना है तो क्यों ना हम साथ चले। वो मासूमियत में मेरी बात मान गए। जब हम 74वें माइडस ऑक्शन में पहुंचे तो वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। आयरीन के कदम रखते ही हॉल में तबाही मच गई। वहां मौजूद 2/3 अमीर लोग अचानक आए संकटों की वजह से नीलामी छोड़कर भागने लगे। किसी का बिजनेस डूब रहा था तो किसी की संपत्ति राख हो रही थी। वो सब अपनी बर्बादी को संभालने के लिए पागलों की तरह बाहर भाग रहे थे। लेकिन ओगावारा वो शातिर बुढ़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मुझे खबर मिली कि आयरीन के असर से उसके कारखाने में भी आग लग गई है, फिर भी वो वहाँ डटा रहा। इसका मतलब साफ था कि वो किसी ऐसी चीज को हासिल करने आया है जिसके लिए वो अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा सकता है। नीलामी शुरू हुई और मंच पर 100 साल पुरानी रूसी वाइन जैसी कीमती चीजें पेश की जाने लगी। आयरीन इन सब पर फिदा थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ इन मामूली चीजों के लिए नहीं आया हूँ। मेरा असली लक्ष्य नीलामी के आखिरी हिस्से में आने वाला था और वो था अमृत का पौधा। अब बस सही वक्त का इंतजार था जब मैं ओगावारा के मुंह से उसका सबसे बड़ा सपना छीनने वाला था। आयरीन होल्टन जिसे भविष्य में लोग बर्बादी की रानी के नाम से जानते थे, वो इस वक्त मेरे सामने एक मासूम लड़की की तरह खड़ी थी। मेरी यादों में जो उसकी खौफनाक छवि थी ये उससे बिल्कुल अलग थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसके साथ कोई जादुई साया लगा हुआ है। शायद इसी मनहूसियत के बोझ ने आगे चलकर उसकी पूरी शख्सियत को ही बदल दिया था। वो बड़े भावुक होकर मुझसे कहने लगी कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने उसकी बात सुनी। उसने अपनी बरसों की घुटन और दुख मुझसे बांटा जिससे उसे काफी राहत महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराई मेरी जादुई स्टेटस विंडो पर एक चेतावनी चमकने लगी। मुझे समझ आया कि ये जादुई अवशेष कितना शातिर और सनकी है। जब आयरीन खुश होती है तो इसकी मनहूसियत वाली ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी इसकी खुशी ही दूसरों की तबाही का सबसे बड़ा जरिया है। ये तो किसी साइकोपैथ जादू की तरह काम कर रहा था। अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे इसे खुद से दूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इसके पास रहने से मेरे प्रतिद्वंद्वियों की शामत आती है और मेरी खुद की सहने की शक्ति बढ़ती है तो ये मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मैंने उसे तसल्ली दी और शांत रहने को कहा क्योंकि असली मुकाबला तो अभी शुरू होना बाकी था। तभी अचानक पूरे हॉल में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। जमीन किसी कांपती हुई रूह की तरह हिल उठी। नीलामी करने वाले ने उसे एक मामूली भूकंप बताकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि ये उस आने वाली बड़ी तबाही का पहला संकेत है। नीलामी $7,07,000 के पार पहुंच चुकी थी और अब हर बीते पल के साथ खतरा और रोमांच दोनों बढ़ने वाले थे। नीलामी के हॉल में अब माहौल किसी पागल खाने जैसा हो गया था। आयरीन की मनहूसियत का जादू अपना काम कर रहा था। लोग अपनी सुध बुध खो बैठे थे और बस पागलों की तरह बोली लगाए जा रहे थे। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर $1 मिलियन की बोली लगा दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है, बस उस पर जादुई अवशेष का असर हावी हो गया था। मैंने देखा कि आयरीन की मौजूदगी की वजह से सबके दिमाग पर ताला लग चुका था। मुझे लगा कि यही सही मौका है अपने प्रतिद्वंद्वियों को खेल से बाहर करने का। मैंने आयरीन को थोड़ा और खुश करने की कोशिश की और उससे बड़े प्यार से कहा कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। शायद वो भी लोगों को खुशियां दे सकती है। जैसे जैसे उसका मूड अच्छा हुआ उसके पास मौजूद उस मनहूस जादुई अवशेष की ताकत और भी बढ़ गई। अब हॉल में मौजूद अमीर लोग अपनी पूरी तर्क शक्ति खो चुके थे और कचरे जैसी चीजों को पाने के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। ओगावारा वो शातिर
बुढ़ा भी टिका हुआ था। उसकी मानसिक ताकत दूसरों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो आयरीन के असर में पूरी तरह पागल नहीं हुआ। वो लगातार बोली लगा रहा था, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि उसका एक एक पैसा निचोड़ लूंगा। जब भी वो किसी फालतू या मामूली चीज को खरीदने की कोशिश करता, मैं उसकी कीमत जानबूझकर आसमान पर पहुंचा देता। नीलामी के पहले हिस्से में मैंने कुछ शानदार चीजें अपने नाम कर ली थी। हम्मुराबी की जादुई संहिता, शेक्सपियर का पेन और मैरी एंटोनेट का बेशकीमती हार। लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। उस भविष्यवाणी में जिस महान गॉटलास जादुई अवशेष का जिक्र था, वो इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं था। आखिर वो गया कहाँ? क्या ओगावारा ने उसे पहले ही हथिया लिया था, या फिर असली खेल अभी शुरू होना बाकी था? नीलामी अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। तभी नीलामीकर्ता ने मंच पर एक ऐसी चीज पेश की जिसे कैटलॉग में भी गुप्त रखा गया था। जैसे ही पर्दा हटा और वह नन्हा सा पौधा मेरे सामने आया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही था अमृत का पौधा, यानी इमोर्टल सैपलिंग। इसे देखते ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो खौफनाक मंजर याद आ गया। उस वक्त जादुई अवशेषों के बुरे असर की वजह से मेरा शरीर अंदर ही अंदर सड़ रहा था। मैं मौत के मुंह में था, और यही वो इकलौती चीज थी जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा बच पाया था। पिछली जिंदगी में ओगावारा के पास ये पौधा था, और इसके फल के एक छोटे से टुकड़े के लिए मैंने उसके तलवे चाटे थे। उसके इशारे पर मैंने न जाने कितने खून किए और हर वो गंदा काम किया जो वो चाहता था। ये पौधा मेरी जिंदगी की डोर था, मेरा सबसे बड़ा बोझ और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। मैंने देखा कि ओगावारा की शातिर नजरों ने भी इस पौधे को पहचान लिया था। उसे एहसास हो गया था कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। वही हॉल में बैठे बाकी अमीर बेवकूफों को लग रहा था कि ये बस ताकत बढ़ाने वाली या जवानी कायम रखने वाली कोई साधारण दवा है। उन जाहिलों को इस गॉटलास रेलिक की असली कीमत का अंदाजा तक नहीं था। ओगावारा ने तुरंत अपनी बोली लगाना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि वो 15 साल पहले की तरह आज भी इसे आसानी से हथिया लेगा, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अगर ये पौधा आज फिर से उसके पास चला गया तो मेरा भविष्य फिर से उसी नरक में तब्दील हो जाएगा जिसे मैं जीकर आया हूँ। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन ठान लिया कि चाहे आज मेरा सब कुछ दांव पर लग जाए, लेकिन ये अमृत का पौधा सिर्फ और सिर्फ रयोगा गौरीकी का होगा। नीलामी के मंच पर जैसे ही उस जादुई पौधे की घोषणा हुई, हॉल में मौजूद मूर्खों को लगा कि ये बस पौरुष बढ़ाने वाली कोई साधारण दवा है। उन्हें क्या पता था कि ये वो अमृत है जो मौत को भी मात दे सकता है। नीलामी $2 लाख से शुरू हुई और देखते ही देखते कीमतें आसमान छूने लगी। ओगावारा ने अपनी हवस दिखाते हुए सीधे $10 मिलियन की बोली लगा दी। उसे लगा कि इतनी बड़ी रकम सुनकर सब पीछे हट जाएंगे। बोली बढ़ती गई, 15 मिलियन, 20 मिलियन, फिर सीधे $50 मिलियन। हॉल में सन्नाटा पसर गया था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे से पौधे के लिए कोई इतनी बड़ी कीमत लगा सकता है। ओगावारा ने अपना आखिरी दांव खेलते हुए सीधे $100 मिलियन यानी 10 करोड़ की बोली लगा दी। उसे अपनी दौलत पर बहुत गुमान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका पालक किससे पड़ा है। अब मेरी बारी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और बड़े सुकून से कहा, $150 मिलियन। पूरा हॉल दंग रह गया। ओगावारा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पागलों की तरह इधर-उधर देखने लगा कि आखिर ये कौन है जिसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। मैंने मन ही मन सोचा, अब खेल बराबरी का नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास आयरीन होल्टन जैसा इक्का था। ओगावारा ने झल्लाहट में अपनी बोली बढ़ाकर 200 मिलियन कर दी, लेकिन खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था। उसके खास आदमी ईतो ने उसे डरे हुए लहजे में चेतावनी दी कि मेरे पास बैठी लड़की होल्टन खानदान की वारिस है और पैसे के मामले में दुनिया की कोई भी ताकत होल्टन परिवार को मात नहीं दे सकती। लेकिन ओगावारा हार मानने को तैयार नहीं था। जब मैंने सीधे $300 मिलियन यानी 30 करोड़ की अंतिम बोली लगाई तो ओगावारा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वो मंच की तरफ झपटा और उसे उसके अपने ही आदमियों ने पकड़ कर रुका। वो घमंडी बुढ़ा सबके सामने जलील हो रहा था और मैं चुपचाप अपनी जीत का मजा ले रहा था। नीलामी खत्म हुई और आखिरकार वो अमृत का पौधा मेरा हो चुका था। मैंने काउंटर पर जाकर सारी कागजी कार्रवाई पूरी की। ओगावारा को धूल चटाने के बाद अब वक्त था आयरीन होल्टन के साथ अपना हिसाब साफ करने का। वो बेचारी अभी भी इसी उलझन में थी कि आखिर मैं जीत कैसे रहा हूँ। उसने मुझसे बड़े भोलेपन से पूछा कि क्या मेरे पास किस्मत चमकाने का कोई जादुई ताबीज है। मैंने उसे सीधे शब्दों में कह दिया कि मुझे तुम्हें कुछ देना नहीं है, बल्कि तुमसे कुछ चाहिए। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे साथ एक बहुत ही अजीब और मनहूस साया हर वक्त साये की तरह घूमता है, बस मुझे वो दे दो। मेरे दिमाग में गणित साफ था, अगर मैं उसके शरीर से उस बर्बादी वाले जादुई अवशेष को हटा देता हूँ तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। आयरीन को अपनी मनहूसियत से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे एक और शक्तिशाली गॉड क्लास रेलिक मिल जाएगा। लेकिन आयरीन के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं दंग रह गया। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे कोई जादू
जादुई बला पड़ी हुई है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक पुरानी बात याद आई। मैंने उससे पूछा कि क्या हाल ही में उसके शरीर पर अचानक कोई टैटू जैसा निशान उभरा है। मुझे पूरा यकीन था कि सासाकी युका की तरह ये लड़की भी किसी नोबल क्लास रेलिक की शिकार हुई है। ऐसे जादुई अवशेष अपने मालिक के शरीर पर एक टैटू की तरह निशान छोड़ देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो इंसान अब उस जादुई शक्ति का गुलाम बन चुका है। अब मुझे बस उस निशान तक पहुंचना था। जादुई अवशेषों की दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और दूसरी नोबल क्लास की चीजें जो सिर्फ अपने मालिक की गुलाम होती हैं। आयरीन की हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि उसके शरीर पर जो निशान है वो कोई मामूली जादू नहीं बल्कि एक परजीवी जादुई साया है। ये साया अपने मालिक के शरीर से चिपक जाता है और उसे इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जब उसने मुझे अपने शरीर पर उभरे उन डरावने निशानों की तस्वीर दिखाई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये बहुत ही दुर्लभ किस्म का परजीवी अवशेष था। मुझे लगा था कि मैं इसे चुटकियों में हथिया लूंगा, लेकिन मामला पेचीदा था। मैंने आयरीन से कहा कि इस मुसीबत का हल ढूंढने में वक्त लगेगा पर उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अपना नंबर दिया और भरोसा दिलाया कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। असल में मेरे दिमाग में एक और ही खिचड़ी पक रही थी। अगर मैं इस जादुई शक्ति को उससे छीन नहीं सकता था तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि उसे अपने पास रखा जाए। उसकी मनहूसियत मेरे लिए एक वरदान की तरह थी, क्योंकि उसके साए में रहने से मेरी खुद की सहने की शक्ति यानी रेजिस्टेंस बढ़ रही थी। वो मेरे लिए किसी जादुई सुरक्षा कवच से कम नहीं थी। तभी नीलामी घर के लोग वो अमृत का पौधा और बाकी सारा सामान लेकर आ गए। मैंने सारा भुगतान किया और अपना सामान संभाल लिया। उन लोगों ने सामान पहुंचाने में मदद की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे किसी बाहरी इंसान की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने आदमियों को फोन लगाया मेरा माथा ठनका। केंजी और उसके साथी फोन नहीं उठा रहे थे। वो चूहे मेरा कीमती सामान लेकर भागने की फिराक में थे। उन्हें लग रहा था कि वो शहर से दूर निकल गए हैं तो सुरक्षित हैं और अब मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। उन बेवकूफों को अंदाजा भी नहीं था कि रयोगा गौरिकी की नजरों से छिपना नामुमकिन है। अब खेल का असली मजा शुरू होने वाला था। तो उन चूहों को लगा कि वो मेरा पैसा और बेशकीमती जादुई सामान लेकर भाग जाएंगे और पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। केंजी और उसके साथी अंधेरी गली में छिपकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। उन बेवकूफों को ये नहीं पता था कि मेरी चांदी की कुल्हाड़ी की नजर से बचना नामुमकिन है। जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ उनके चेहरों का रंग उड़ गया। केंजी हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। मैंने ठान लिया था कि इन गद्दारों को ऐसी सजा दूंगा कि इनकी रूह कांप जाए। मैंने नीलामी में जीता हुआ अपना एक नया हथियार निकाला, प्राचीन बेबीलोनिया के राजा हम्मुराबी की संहिता। ये कोई मामूली पत्थर का खंभा नहीं था, बल्कि कानून का वो फौलादी शिकंजा था जो जैसे कुतैसा के सिद्धांत पर काम करता है। गली के बीचों बीच वो विशाल खंभा प्रकट हुआ और उसमें से निकली नीली जादुई जंजीरों ने उन सबको जकड़ लिया। मैंने उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और गद्दारी के बदले गद्दारी। ये सिर्फ जंजीरें नहीं थी बल्कि एक जादुई समझौता था। अगर उन्होंने दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश की तो ये कानून उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। केंजी और उसके साथी अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन्हें अपनी औकात समझ आ गई थी। अब वो मेरे वफादार कुत्ते बनकर रहने के लिए मजबूर थे। गद्दारों का हिसाब चुकता हो चुका था और अब मेरा ध्यान अपने असली मिशन की तरफ था। गद्दारों को ठिकाने लगाने के बाद अब वक्त था अपनी सबसे कीमती चीज को संभालने का। मैंने केंजी और उसके साथियों को सीधे काम पर लगा दिया। उनका काम था उस अमृत के पौधे की देखभाल करना। केंजी को लगा ये कोई मामूली पेड़ है, पर उसे क्या पता था कि इस पौधे की अपनी एक जिद्दी और सन की रूह है। मैंने कल रात इसके साथ एक जादुई समझौता यानी नोबल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, पर इस पौधे ने ऐसा उत्पात मचाया कि मेरी कोशिश नाकाम रही। मुझे समझ आ गया कि इसे काबू करना आसान नहीं है। इसे ऐसे लोग चाहिए जिनकी जादुई आत्मीयता यानी एफिनिटी बहुत ज्यादा हो, और केंजी जैसे बेवकूफ इस काम के लिए एकदम सही मोहरे थे। मैंने उन्हें साफ चेतावनी दे दी कि अगर इसे एक खरोंच भी आई तो हम्मुराबी का कानून अपना काम शुरू कर देगा। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नंबर चमका। ओगावारा। 15 साल पहले की यादें किसी कड़वे कड़वे धुएं की तरह दिमाग में फैल गई। उसने संपर्क किया था। इसका मतलब साफ था कि वो अब मेरे बारे में छानबीन करने लगा है। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वही भारी और घमंडी आवाज आई, चेयरमैन ओगावारा ताहे से। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे की बात की। उसे पता चल चुका था कि आयरीन होल्टन ने नीलामी में जो अमृत का पौधा जीता था वो अब मेरे पास है। उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। शायद वो मुझे लालच देना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि मैं उसकी रग-रग से वाकिफ हूँ। मैंने बड़े ठंडे अंदाज में उसे जवाब दिया कि मेरे पास उससे बात करने के लिए कोई वक्त नहीं है, और फोन काट दिया। मेरी ये गुस्ताखी देखकर वो बुढ़ा तिल मिला गया होगा। तभी उसका वफादार कुत्ता ईतो ताकुया बीच में कूदा। उसने ओगावारा से वादा किया कि वो कंपनी के जादुई हथियारों का इस्तेमाल करेगा और मुझसे वो
पौधा छीन कर लाएगा। ईतो को लग रहा था कि वो एक साधारण चोर से मुकाबला करने जा रहा है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो साक्षात काल के मुंह में कदम रख रहा है। ओगावारा के गुर्गे ईतो ताकुया को लगा था कि वो बड़ी चालाकी से मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरी जादुई कुल्हाड़ी ने मुझे कई दिन पहले ही सावधान कर दिया था। मैं तो बस उसके वार करने का इंतजार कर रहा था। सच कहूं तो इंतजार करते करते अब मैं बोर होने लगा था। आखिरकार वो मेरे सामने आ ही गया। उसे लग रहा था कि वो किसी मामूली इंसान को डरा रहा है, इसलिए वो बड़ी अकड़ में मुझसे बात करने लगा। उसने मुझसे उस जादुई पौधे के बारे में पूछा जो मैंने नीलामी में जीता था। वो चाहता था कि मैं उसे चुपचाप उसके हवाले कर दूं। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था, चेयरमैन ओगावारा का वो वफादार कुत्ता जो हर वक्त उसके पीछे लगा रहता है। मैंने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया और उसे चेयरमैन की पूंछ कह दिया। मेरी ये बात सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से पागल होकर मुझ पर चिल्लाने लगा। यही तो मैं चाहता था। मुझे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ आ गई थी। ईतो बाहर से भले ही कितना भी सख्त बनने का नाटक करे, लेकिन असल में वो हीन भावना यानी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ था। उसे अपनी औकात अच्छी तरह पता थी। जादुई अवशेषों की दुनिया में सारा खेल दिमाग का होता है। अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा तो आपकी जादुई शक्ति यानी डोमिनेंस भी कमजोर पड़ जाती है। ईतो अब गुस्से में अपना आपा खो चुका था और यही उसके विनाश की शुरुआत थी। अब मुझे बस एक सही मौके का इंतजार था। ईतो पूरी तरह अपना होश खो चुका था और यही मेरा मौका था। जब कोई इंसान गुस्से या डर में अपनी सुध-बुध खो देता है तो उसकी जादुई पकड़ यानी डोमिनेंस भी कमजोर पड़ जाती है। अब वो चाहकर भी किसी ऊंचे लेवल का जादुई अवशेष इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैंने उसे और उकसाने के लिए कहा कि तुम्हारे चेयरमैन साहब बड़े परेशान लग रहे थे। क्या उन्हें बाकी उस अमृत के पौधे की इतनी ज्यादा जरूरत है? उनकी ये बेबसी देखकर मुझे सच में हंसी आ रही थी। मेरी बात सुनकर ईतो पागलों की तरह मुझ पर झपटा, लेकिन उसका जादुई हथियार काम ही नहीं कर रहा था। वो हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसे साफ कह दिया कि जब तुम्हारा खुद पर ही काबू नहीं है तो तुम इन शक्तियों को क्या खा काबू करोगे। मैंने फुर्ती से उसके हाथ से वो जादुई अवशेष छीन लिया और उसे बता दिया कि अब से इसका असली मालिक मैं हूँ। ईतो के पास ज़ोंबी पाउडर था, अफ्रीका के प्राचीन जादू से बना एक डरावना रेलिक। सदियों पहले इसका इस्तेमाल अपराधियों को सजा देने के लिए किया जाता था। इस पाउडर की एक चुटकी ही काफी थी किसी को भी एक जिंदा लाश यानी ज़ोंबी बनाने के लिए। मैंने बिना एक पल गमाए वो पाउडर ईतो पर छिड़क दिया। देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा गई और वो बेजान होकर गिर पड़ा। वो अपने ही हथियार का शिकार हो चुका था। अब ईतो ताकुया ओगावारा का वफादार कुत्ता नहीं बल्कि मेरा एक बेदिमाग गुलाम बन चुका था। मुझे पता था कि इस चाल से ओगावारा के कदम कुछ वक्त के लिए जरूर रुक जाएंगे। वहाँ खड़े लोग ये खौफनाक मंजर देखकर कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ओगावारा के सबसे भरोसेमंद प्यादे को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। ईतो ताकुया का हश्र बहुत बुरा हुआ था। वो सड़कों पर पागलों की तरह ज़ोंबी बना घूम रहा था और पुलिस उसे नशीले पदार्थों के शक में पकड़ ले गई थी। चेयरमैन ओगावारा को जैसे ही पता चला कि ईतो खाली हाथ है और सारे जादुई अवशेष मेरे पास हैं, उसका खून खौल उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो मामूली समझ रहा था वो उसके सबसे वफादार आदमी को मिट्टी में मिला चुका है। ओगावारा ने तुरंत अपनी सबसे शातिर वकील मासाको नोगामी को काम पर लगा दिया। उसे समझ आ गया था कि अब पुरानी चालें काम नहीं आएंगी, इसलिए उसने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। इधर मैं अपने साथियों के साथ शहर छोड़ने की तैयारी में था। केंजी और उसके साथी भारी सूटकेस उठाकर पस्त हो चुके थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि एक भी चीज पीछे नहीं छूटनी चाहिए। ये सब हमारी आने वाली जंग के लिए रसद और हथियार थे। उन बेवकूफों को ये सब मामूली कबाड़ लग रहा था, लेकिन मेरी नजरों में ये दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार थे। मैंने एक बार फिर अपने जादुई हथियारों की गिनती शुरू की ताकि कोई चूक न हो जाए। मेरे पास अब मिस्र के मौत के पुजारी का चाकू था, सोने और चांदी की जादुई कुल्हाड़ियां थी और खून की प्यासी मुरामासा तलवार भी मेरे पास थी। नीलामी से मैंने हम्मुराबी की जादुई संहिता, शेक्सपियर का पेन और मैरी एंटोनेट का कीमती हार हासिल कर लिया था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत थी वो सम्राट का अमृत पौधा। इसके अलावा ईतो से छीना हुआ ज़ोंबी पाउडर और होमेरोज का चश्मा भी अब मेरे कब्जे में था। इतने सारे शक्तिशाली जादुई अवशेषों का एक साथ होना किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। मुझे एहसास हुआ कि शायद कुदरत खुद मुझे 15 साल पुराने उस धोखे का हिसाब बराबर करने का मौका दे रही है। ओगावारा को लगा था कि वो इस खेल का असली खिलाड़ी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रयोगा गौरी की अब उसकी पूरी बिसात पलटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे पास अब जादुई हथियारों का इतना बड़ा जखीरा था कि ये मेरी आने वाली जंग के लिए काफी था। इन जादुई अवशेषों के दम पर मैं दुनिया के किसी भी कोने से और भी कीमती सामान बटोर सकता था। मैं अपनी जीत का हिसाब लगा ही रहा था कि तभी ओगावारा की सबसे शातिर वकील मासाको नोगामी मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने बड़े सलीके से बात शुरू की और कहा कि मुझे घबराने या सावधान होने की जरूरत नहीं है। उसने बताया कि चेयरमैन ओगावारा मेरी काबिलियत के कायल हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी TKBM के जादुई खोज दल का हिस्सा बन जाऊं। उसने मेरे सामने $100 मिलियन यानी 10 अरब रुपयों का ऑफर रखा। साथ ही
भारी तनख्वाह और ये वादा भी कि वो मेरी निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। सुनने में ये ऑफर किसी सुनहरे सपने जैसा था, लेकिन मैं ओगावारा की रग-रग से वाकिफ था। मैंने उसे साफ कह दिया कि ये कोई समझौता नहीं, बल्कि मुझे ताउम्र के लिए अपना गुलाम बनाने की एक चाल है। ओगावारा चाहता था कि मैं 15 साल पहले की तरह फिर से उसका पालतू कुत्ता बन जाऊं। मेरी बात सुनते ही वकील साहिबा के तेवर बदल गए। उसने अपनी तहजीब का मुखौटा उतार फेंका और मुझे याद दिलाया कि मैंने ईतो ताकुया के साथ क्या किया है। उसने धमकी दी कि अगर मैं उनके साथ नहीं जुड़ा तो ओगावारा अपनी पूरी ताकत से मुझसे बदला लेगा। उसने बड़े घमंड में कहा कि वो मेरी दुकान और मेरे साथियों को पल भर में गायब कर सकते हैं और हम सबको ऐसी रहस्यमयी बीमारियां लगेंगी कि हमारी मौत का पता भी नहीं चलेगा। उसे लग रहा था कि इन खोखली धमकियों से वो रयोगा गौरीकी को डरा देगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और बड़े ठंडे अंदाज में बस इतना कहा, वकील साहिबा, अगली बार किसी को चुनौती देने से पहले अपना दुश्मन बहुत सोच समझ कर चुनना। ओगावारा की वकील मासाको नोगामी को लग रहा था कि उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बड़े घमंड में कहा कि यहाँ इतने लोगों के बीच मैं जादुई अवशेषों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। उसे लगा था कि भीड़ मेरी कमजोरी बन जाएगी, पर उसे रयोगा गौरीकी की फितरत का अंदाजा नहीं था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उससे बस इतना कहा, चलो आजमा कर देखते हैं कि यहाँ से कौन सही सलामत बाहर निकलता है। उसने फौरन अपनी जादुई वाटर कैनन से मुझ पर हमला कर दिया। पानी की वो धार किसी गोली की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने तुरंत हम्मुराबी की संहिता सक्रिय कर दी। आंख के बदले आंख और वार के बदले वार। उसका अपना हमला उसी पर उल्टा पड़ गया। कैफे के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंच रही थी। रेडियो पर खबरें चलने लगी कि कैफे में आतंकवादी हमला हुआ है और एक पागल औरत सड़कों पर लोगों को निशाना बना रही है। मासाको का खेल खत्म हो चुका था। इस हंगामे और धुएं के बीच मेरे हाथ एक ऐसी बेशकीमती चीज लग गई जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तभी अचानक मेरे कानों में वही खौफनाक और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वो 4 आंखों वाला रहस्यमय कौवा जिसने मुझे मौत के मुंह से निकालकर 15 साल पीछे भेजा था, आज फिर मेरे सामने था। केंजी और बाकी लोग मुझे पागलों की तरह देख रहे थे क्योंकि उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस कौवे ने बड़े रोब से कहा, इंसान, मेरी आवाज का पीछा कर, आगे मौत तेरा इंतजार कर रही है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस जादुई परिंदे ने बिना कुछ समझाए मुझे अतीत में धकेल दिया और अब फिर से मुझे खतरों की तरफ भेज रहा था। पर मैं जानता था कि अगर दुनिया पर राज करना है तो मुझे उसी रास्ते पर चलना होगा जो ये परिंदा दिखा रहा है। खेल अब खतरनाक से भी ऊपर जाने वाला था। वो 4 आंखों वाला कौवा बस हुक्म चलाना जानता था। सवालों के जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। मुझे तभी लगा था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। मैं कौवे के पीछे चल तो रहा था, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मेरे सामने वो शख्स खड़ा था जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, चेयरमैन ओगावारा ताहे से। मेरे साथ आए केंजी और बाकी लड़कों के तो होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साक्षात ओगावारा उनके सामने खड़ा है। वो घमंडी बुढ़ा अपनी जादुई पकड़ यानी डोमिनेंस का इस्तेमाल करके सबको चुप कराना चाहता था। केंजी और बाकी लोग उसकी मानसिक ताकत के आगे घुटने टेकने ही वाले थे, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। ओगावारा ने अपनी भारी आवाज में सबको शांत रहने को कहा, पर उसकी ये धौंस मुझ पर काम नहीं करने वाली थी। मैंने देखा कि उसकी जादुई शक्ति अचानक बीच में ही गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो हैरान खड़ा था। तभी मैंने बड़े सुकून से वो चीज उसे दिखाई जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कब उसकी नाक के नीचे से वो रेलिक उड़ा लिया। ओगावारा की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे याद दिलाया कि 15 साल पहले उसने मेरी जिस जीव कतरे वाली कला की सबसे ज्यादा तारीफ की थी, आज उसी टैलेंट ने उसे सबके सामने जलील कर दिया। ओगावारा अब अपनी सबसे घटिया चाल पर उतर आया था। उसने एक ऐसा जादुई अवशेष निकाला जो सीधे इंसान के दिमाग पर हमला करता है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। वो बुढ़ा सच में इस हद तक जाने को तैयार था। मुझे समझ आ गया था कि ये भी आयरीन के जादू की तरह एक परजीवी अवशेष है जो शरीर से चिपक जाता है। मेरी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया कि वो उसके शरीर में कहाँ छिपा है। मामला थोड़ा पेचीदा था क्योंकि ओगावारा ने जादुई कवच भी पहन रखा था। इस वक्त वो किसी अभेद्य किले जैसा लग रहा था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि वो आज यही सब कुछ खत्म कर देगा। उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता थी जो मैंने 15 साल पहले देखी थी। उसने अपनी पूरी जादुई ताकत मुझ पर झोंक दी और चिल्लाकर हुक्म दिया कि मैं चुपचाप उसका गुलाम बन जाऊं। हॉल उसकी खौफनाक चीखों से गूंज उठा और चारों तरफ एक काली ऊर्जा फैल गई। वो चाहता था कि मैं उसके पैरों में गिर जाऊं, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस नरक से मैं लौट कर आया हूं, वहां इससे कहीं ज्यादा बड़े शैतान मेरा रास्ता रोक चुके हैं। ओगावारा की उस जादुई धौंस और उसके अभेद्य कवच का तमाशा अभी चल ही रहा था कि अचानक फिजा बदल गई। मुझे
मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अभी इसे नहीं रोका तो वो प्राचीन शक्तियां जाग जाएंगी जिन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। तभी मेरे कानों में वही रहस्यमयी कौवे की आवाज गूंजी। मुझे समझ आ गया कि खेल अब मेरे और ओगावारा के बीच नहीं रहा। अचानक पूरी जमीन किसी कांपती रूह की तरह डोलने लगी। केंजी और बाकी लोग चिल्ला रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये कोई मामूली भूकंप है, लेकिन मैं जानता था कि ये वही पल है जिसका जिक्र उस भविष्यवाणी में था। जनवरी के महीने में इच्छाओं के बगीचे में फल पकेगा और दुनिया तबाही के साए में डूब जाएगी। लास वेगास की वो चमक धमक वाली इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी और उनकी जगह प्राचीन मिस्र के विशाल पिरामिड और मकबरे जमीन फाड़कर बाहर आने लगे। ये ग्रेट टॉम ट्रांसफॉर्मेशन था, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को एक ही पल में हिलाकर रख दिया। ओगावारा की उस जादुई जिद और बेवकूफी की वजह से हम सब इस मलबे और प्राचीन खंडहरों के बीच फंस चुके थे। केंजी घबराकर मुझसे पूछ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। पूरी दुनिया में एक साथ ऐसे हजारों मकबरे निकल रहे थे जो इंसानियत के खत्म होने का इशारा थे। तभी धूल और धुएं के बीच से वो खौफनाक साए उभरे। सतुशिन मिस्र के प्राचीन 9 देवताओं में से एक, रेगिस्तान, अंधेरे और विनाश का स्वामी। उसकी गूंजती हुई आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसे इस बात पर गुस्सा था कि हम जैसे मामूली इंसानों ने अपनी छोटी सी जंग के लिए उनकी सदियों पुरानी नींद खराब कर दी थी। देवताओं का क्रोध जाग चुका था और अब बचने का रास्ता सिर्फ एक ही था, इन जादुई रक्षकों को धूल चटाना। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। धूल के गुबार से एक नहीं बल्कि 2 और खौफनाक साए बाहर निकल आए। वो काला शिकारी कुत्ता अनुबिस था जो मुर्दों की रूहों का हिसाब रखता है, और वो जादुई हार वो साक्षात ओसिरिस था जो पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। 15 साल पहले की यादों ने मुझे फिर से झकझोर दिया। ये सब गॉड क्लास के जादुई अवशेष थे। अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढहकर इन मकबरों में समाती जा रही थी। एक साथ 3 प्राचीन देवताओं का जागना कोई मामूली बात नहीं थी। ये घमंडी देवता हमें कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम जैसे मामूली इंसानों की वजह से उनकी नींद खराब हुई है। ओसिरिस बड़े रूप से अपनी गरिमा और मर्यादा की बातें कर रहा था, जबकि सतुशिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके इस बात की चिढ़ थी कि उसे हम जैसे तुच्छ इंसानों के साथ एक ही जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। अनुबिस की आंखों में खून सवार था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि अगर वो हम सबको यहीं ढेर कर दे तो शायद उसका मन शांत हो जाएगा। मुझे उनकी ये धौंस पसंद नहीं आई। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे दी। मैंने साफ कह दिया कि अगर हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। रयोगा गौरी की इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उन जादुई रक्षकों को मेरी ये हिम्मत देखकर हंसी आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेरा जादुई लेवल उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले कि अपनी इस मामूली ताकत के दम पर मैं उनका मुकाबला क्या खा करूंगा। उन्हें लग रहा था कि मैं चींटी की तरह उनके पैरों के नीचे कुचल दिया जाऊंगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैं अपनी मौत को मात देकर वापस आया हूं और इस बार खेल के नियम मैं तय करने वाला था। उन घमंडी देवताओं को लग रहा था कि हम इंसान उनके पैरों की धूल हैं, लेकिन जब मैंने अपना जादुई वार किया तो उनकी बोलती बंद हो गई। आंख के बदले आंख और वार के बदले वार। मैंने उनकी अपनी ही ताकत उनके खिलाफ मोड़ दी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान उन पर भारी पड़ सकता है। तभी उन्हें मेरे शरीर से एक जानी पहचानी गंध आई। वो उसी 4 आंखों वाले रहस्यमय कौवे की गंध थी। वो देवता गुस्से में पागल हो गए। उन्होंने उस कौवे को गद्दार कहा जिसने इंसानों का साथ दिया था। उन्हें लगा कि शायद उनकी नाक खराब हो गई है या उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर वो जानते थे कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। तभी अनुबिस आगे बढ़ा और बोला कि वो अपनी जादुई परीक्षा से मुझे सबक सिखाएगा। मेरे सामने अचानक इंसाफ का तराजू और वो जादुई पंख प्रकट हुआ। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, तो यह है तुम्हारा असली खिल। मुझे अपनी पिछली जिंदगी से याद आया कि अनुबिस की ये परीक्षा कैसे काम करती है। मैंने सुना था कि ये जादुई तराजू आपकी रूह को तौलता है। इसमें वो बस 42 आसान सवाल पूछता है और आपको हर सवाल का जवाब हाँ में देना होता है। देवताओं को लगा कि वो मुझे अपनी इन चालों से डरा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रयोगा गौरी की को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब बस उन 42 सवालों का इंतजार था जिनका जवाब देकर मुझे इस मौत के जाल को तोड़ना था। अनुबिस ने अपनी जादुई परीक्षा शुरू कर दी। शर्त बहुत साफ थी, अगर मैं हर सवाल का जवाब सच में हाँ दे पाया तो ही बचूंगा, और अगर मैंने झूठ बोला तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे समझ आ गया था कि ये ट्रायल किस तरफ जा रहा है। पहला सवाल मेरे सामने आया, क्या तुमने कभी चोरी नहीं की? मेरा जवाब साफ था, मैंने चोरी की है और कई बार की है। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अनुबिस के लिए ये एक गंभीर अपराध था। मैंने जवाब देने से मना कर दिया क्योंकि मैं अभी अपनी रणनीति सोच ही रहा था, पर वो रुका नहीं। दूसरा सवाल मेरे मुंह पर दे मारा, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? कमाल है,
है? ये लोग कैसे सवाल पूछ रहे थे? फिर तीसरा सवाल आया, क्या तुमने कभी किसी पर हाथ नहीं उठा? मुझे तभी समझ आ गया कि ये परीक्षा मेरे जैसे इंसान के लिए बनी ही नहीं है। ये सिर्फ उन मासूम बच्चों के लिए थी जिन्होंने दुनिया की बुराई अभी देखी ही नहीं, मेरे जैसे योद्धा के लिए जिसने 15 साल तबाही देखी हो। ये ट्रायल एक मजाक था। अनुबिस ने अपनी गूंजती आवाज में फैसला सुनाया, जजमेंट। अब और सवालों की जरूरत नहीं है। इंसान की पूरी नस्ल ही गुनाहों से भरी है। उसने घोषणा कर दी कि मेरा इंसाफ हो चुका है और अब मुझे नख की सैर कराई जाएगी। अगले ही पल मैं एक अंधेरी और खौफनाक जगह पर था। चारों तरफ बहता हुआ लावा और सड़ती हुई लाशों की बदबू थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़ॉम्बीज़ के एक बड़े झुंड के बीच फंसा हुआ हूँ। ये कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि साक्षात नर्क था। उन जिंदा लाशों को लगा कि आज उन्हें एक ताज़ा शिकार मिल गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रयोगा गौरीकी को निगलना इन चूहों के बस की बात नहीं है। मैंने पास पड़ी एक विशाल हड्डी उठाई और ठान लिया कि इन कीड़े मकोड़ों के हाथों मरना मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। मामला वाकई बिगड़ रहा था और मैं मुश्किल में था, लेकिन तभी उस 4 आंखों वाले कौवे ने बीच में दखल दिया। बहुत वक्त बाद उसने सीधे तौर पर मेरी मदद की थी। अनुबिस और बाकी देवता उसे देखते ही आग बूला हो गए। बेशर्म दद्दार, वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। मुझे पुरानी कहानियां याद आईं कि कैसे इस कौवे ने अपनी ही बिरादरी को धोखा देकर इंसानों का साथ दिया था और अपने ही साथियों की शक्तियां निगल गया था। इन देवताओं को लग रहा था कि वे यहाँ के मालिक हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस जादुई मकबरे के भीतर अब मेरी शक्तियां उस लेवल पर पहुंच सकती हैं जहां मैं इनका सामना कर सकूं। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अब वक्त बदल चुका है और यहाँ मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटूंगा। उन्हें मेरी ये हिम्मत और बेबाकी बहुत खटक रही थी। अनुबिस ने हार मानने के बजाय अपनी एक अंतहीन सेना खड़ी कर दी। हजारों जिंदा लाशें यानी ममीज जमीन फाड़कर बाहर निकलने लगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इन छोटे मोटे प्यादों से लड़ना वक्त की बर्बादी है। ये कभी खत्म नहीं होंगे। अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो मुझे सीधे उस मौत के दूत यानी अनुबिस तक पहुंचना होगा। मैंने अपनी मुरामासा तलवार निकाली और उन लाशों के ढेर को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। अब बस एक आखिरी दांव बाकी था जो इस पूरे मायावी संसार के पर खच्चे उड़ाने वाला था। मैं उस नर्क से सही सलामत वापस आ चुका था और मुझे वापस खड़ा देख अनुबिस और ओसिरिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जादुई चाकू जिसमें मिस्र के मौत के पुजारी की रूह कैद थी, वो भी मेरे साथ था। इन देवताओं को लग रहा था कि मैं उनकी इस जादुई दुनिया में भटक कर दम तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ के कोने कोने से वाकिफ था। मैंने बड़े ठंडे अंदाज में अनुबिस से कहा, चलो अब मिलकर एक दूसरे को दुआ सलाम करते हैं। अनुबिस अब बौखला गया था। उसे समझ आ गया था कि मेरे पीछे उसी जादुई कौवे का हाथ है जिसे उन्होंने सदियों पहले कैद किया था। वो घमंडी देवता चिल्लाने लगे कि उस गद्दार कौवे की हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की। ओसिरिस तो डर के मारे कांप रहा था। उन्हें लगा कि वो मुझे डरा देंगे, लेकिन मैंने उनकी धौंस को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। मैंने गरजते हुए कहा, चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हारा पिछला इंसाफ बेकार था। वो ट्रायल एक मजाक था। अब ये खेल मेरे नियमों पर चलेगा। अनुबिस को मेरी ये जुर्रत देखकर हंसी आ गई। उसने कहा कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं 15 साल पुराने अपने गुनाहों के बोझ तले दब जाऊंगा और कभी इस परीक्षा को पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि रयोगा गौरीकी अपनी किस्मत खुद लिखना जानता है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐलान कर दिया, मैं इस ट्रायल को न सिर्फ दोबारा शुरू करूंगा, बल्कि इसे अपनी शर्तों पर जीत कर भी दिखाऊंगा। मैंने उसे हुक्म दिया कि अब वो वही सवाल पूछेगा जो मैं उससे कहूंगा। खेल अब बराबरी का नहीं था, क्योंकि अब मौत के दूत की डोर मेरे हाथों में थी। मैंने अनुबिस को मजबूर कर दिया था कि वो वही सवाल पूछे जो मैं चाहता हूँ। मौत का वो दूत तिल मिला रहा था, लेकिन अब खेल मेरे इशारों पर था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी चोरी की है। मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, हाँ, कई बार। अनुबिस की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मेरी जादुई पकड़ ने उसे बांध रखा था। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब उसे बाकी 41 सवाल भी उसी तमीज और इज्जत के साथ पूछने होंगे। ओसिरिस और बाकी देवता ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान ने उनके जादुई ट्रायल को एक मजाक बनाकर रख दिया है। चेयरमैन ओगावारा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब डर और हैरानी के भाव थे। उसे एहसास हो गया था कि रयोगा गौरीकी वो मोहरा नहीं है जिसे वो आसानी से कुचल सके। उसे लगा कि शायद यही सही मौका है अपनी चाल बदलने का। वो बुढ़ा मेरे पास आया और अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगने लगा। उसने बड़े प्यार से मुझे अपनी कंपनी टीकेबीएन में शामिल होने का न्योता दिया। उसने वादा किया कि अगर मैं उसके साथ हाथ मिला लूं तो वो मुझे दुनिया की हर ताकत और सपोर्ट देगा। उसकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे 15 साल पुराना वो वक्त याद आ गया। ओगावारा ने ही कभी मेरी हाथ की सफाई और चोरी करने के टैलेंट की तारीफ की थी। आज उसी हुनर का इस्तेमाल करके मैंने उसके नाक के नीचे से उसके सबसे कीमती जादुई अवशेष उड़ा लिए थे। ओगावारा को लगा कि वो मुझे लालच देकर फिर से अपना गुलाम
गुलाम बना लेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं उसके साम्राज्य की नींव पहले ही हिला चुका हूँ। सच तो ये था कि इन गॉटलास अवशेषों को पूरी तरह काबू करना मेरे लिए भी एक चुनौती थी। मेरे पास फिलहाल उतनी जादुई शक्ति यानी डोमिनेंस नहीं थी कि मैं इन देवताओं को लंबे वक्त तक गुलाम बनाए रख सकूं। लेकिन ओगावारा के चेहरे पर मौत का साया देखकर मुझे चैन मिल रहा था। उसे लग रहा था कि वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगा, पर उसे नहीं पता था कि अब उसका पाला उसके अपने ही बनाए हुए एक शैतान से पड़ा है।